कमांड सेंटर में हम जंग से जुड़ी हर अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। ये अप्रैल के महीने की शुरुआत है और इस बीच बहुत बड़ी खबरें ग्राउंड जीरो से हमारे तक पहुंच रही हैं। हर रोज की तरह मैं 4 बड़ी खबरों का जिक्र करूंगा और इस बीच एक बड़ी खबर है, उसकी भी बात होगी। सबसे पहले 4 बड़ी खबरों का जिक्र जिनके ऊपर आज बात करने जा रहे हैं। एक नई डेडलाइन दी गई है ट्रंप की ओर से, नई डेडलाइन। मेजर गौरव आर्या, ये डेडलाइन लग रहा है कि फाइनल डेडलाइन है? मुझे नहीं लगता कि ट्रंप की कोई भी डेडलाइन फाइनल होती है। ट्रंप हर समय डील करने के चक्कर में रहता है गौरव जी। तो डील क्या हो सकती है उसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन आगे बढ़ते हैं और दूसरा बड़ा एजेंडा जिसके ऊपर आज बात करनी है और बात करेंगे कि कैसे जंग रोकने के लिए चीन और पाकिस्तान चौधरी बने हुए नजर आ रहे हैं। पहले अकेला पाकिस्तान था, फिर तुर्की आ गया, अब चीन। सब छलावा है, सब दिखावा है। पाकिस्तान कुछ नहीं कर रहा। 2 महाशक्तियों का प्यादा है पाकिस्तान। चलिए, पाकिस्तान प्यादा है, लेकिन चीन की क्या भूमिका रह सकती है उसके ऊपर बात करेंगे। तीसरी बड़ी खबर जो आपकी स्क्रीन के ऊपर, जिसके ऊपर आज बहुत डिटेल में बात करनी जरूरी है। ईरान स्ट्राइक करेगा। क्या ईरान की तरफ से भी कोई रणनीति घड़ी जा रही है? यह भी समझा जाए, क्या स्ट्राइक करेगा ईरान? बिल्कुल, ईरान की मजबूरी है स्ट्राइक करना, मरता क्या ना करता। बिल्कुल, लेकिन स्ट्राइक ये केवल मिसाइल वाली स्ट्राइक नहीं है। आपको बताएंगे कौन सी स्ट्राइक की तैयारी की जा रही है। तीसरा बड़ा एजेंडा है। चौथे बड़े एजेंडे की अब मैं बात करूंगा, जिसमें हम बात करेंगे पश्चिम एशिया की। पश्चिम एशिया में शिया और सुन्नी की लड़ाई भी नजर आती है। तो जंग में इस लड़ाई के क्या मायने हैं, क्या ये पूरा निचोड़ निकाल दें कि यही एक जंग की बहुत बड़ी वजह है, या वर्चस्व? एक दिन पहले भी हम बात कर रहे थे, लड़ाई वर्चस्व की है, लेकिन जो दरार है वो शिया सुन्नी की है जी। लेकिन लड़ाई वर्चस्व की है कि आलम इस्लाम का लीडर कौन बनेगा, खलीफा कौन बनेगा। तो ये 4 बड़ी खबरें एक एक करके पूरी स्क्रीन के ऊपर आ जाएंगी। जी हां, इनके ऊपर बात करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप का जिक्र होगा, चीन पाकिस्तान का जिक्र होगा, ईरान की स्ट्राइक का जिक्र होगा और जंग के बीच क्या शिया सुन्नी का पूरा विवाद एक बहुत बड़ी वजह बना हुआ है। इन सभी खबरों के ऊपर बात करेंगे, लेकिन शुरुआत हर रोज की तरह एक बहुत बड़ी खबर आ रही है उसके साथ करते हैं। और ट्रंप की एक बड़ी स्टेटमेंट है। नेटो पर ट्रंप की तरफ से बड़े एक्शन की तैयारी की जा रही है। देखिए, एक तरफ जंग है और दूसरी तरफ साथी हैं और साथियों को लेकर स्टेटमेंट है। ट्रंप कह रहे हैं कि अब तैयार रहिए, कुछ ना कुछ बड़ा करने जा रहे हैं। ईरान जंग में साथ हमारा नहीं दिया, ये ट्रंप कह रहे हैं कि नेटो ने हमारा साथ नहीं दिया। और इससे पहले ट्रंप ये भी कह चुके हैं कि नेटो तो अब सिर्फ कागजी शेर है, ब्रिटेन के पास तो नेवी भी नहीं है। ये समझा जाए कि एक जंग की समाप्ति, लेकिन दूसरी जंग थोड़ी पिक्चर अलग होगी, मिसाइल वाली नहीं होगी, लेकिन नेटो के अंदर भी अब ऑल इज वेल तो नहीं है। देखिए साहब, जहां तक ऑल इज वेल की बात है, मैं आपको बता दूं, फ्रांस ने बोला है कि जो इजराइल साजो सामान जा रहा है, जो इजराइल हथियार जा रहा है, वो हवाई हदें पार नहीं कर सकता फ्रांस की। फ्रांस परमिट नहीं करेगा अमेरिकन जहाज को। सोचिए, इतनी बड़ी बात है। चलिए, इसके ऊपर तफसील से बात करेंगे, लेकिन एक रिपोर्ट देखते हैं। नेटो से टूटेगा अमेरिका का नाता, दोस्तों के लिए ट्रंप का फ्यूचर प्लान। नेटो ने जंग में अमेरिका से दूरी बनाई तो ट्रंप भी रिश्तों का नया फ्यूचर प्लान तैयार करने में लगे हैं। यानी बरसों की दोस्ती अब टूटने की दहलीज पर है, क्योंकि अब ट्रंप बातों से नहीं, एक्शन से रिएक्शन देने को तैयार बैठे हैं। स्पेन तो शुरुआत से ही अपना स्टैंड साफ कर चुका है, लेकिन धीरे धीरे नेटो के दूसरे देश भी रंग दिखाने लगे। इटली और फ्रांस ने एयरबेस और एयर स्पेस पर अमेरिका को ना कह के बता दिया कि जो मर्जी हो जाए, वो जंग में साथ नहीं है। दोस्तों के इन तेवरों के बाद ट्रंप और उनकी पूरी टीम आग बबूला है और इशारों इशारों में बता रहे हैं कि एक बार ईरान के साथ जंग मुकम्मल हो जाए तो नेटो का नक्शा भी अलग होगा। When we undertake an effort of this scope on behalf of the free world, these are missiles that don't even range the United States of America. They range allies and others, and yet when we ask for additional assistance or simple access basing overflight, we get questions or roadblocks or hesitations. And the president's pointing out, you don't have much of an alliance if you have countries that are not willing to stand with you when you need them. And he's simply pointing that out, and ultimately it'll be his decision of what that looks like after this is complete. नेटो से अमेरिका के किनारे का सीधा मतलब होगा संगठन की रीढ़ का टूट जाना, क्योंकि अकेला अमेरिका ही है नेटो के 60% से ज्यादा खर्चे को उठाने वाला, और उसके दम पर ही सालों से इसका वजूद है। ये तो
नेटो कुछ अलग होने जा रहा है, ये भी एक तरह से आप कह सकते हैं, देख सकते हैं जो इस समय घटनाक्रम हो रहा है। मेजर गौरव आर्य, समझा जाए कुछ अलग होने जा रहा है। ये जंग खत्म जो मैं जिक्र कर रहा हूं कि जो सोचकर निकले थे वो नहीं हुआ। ट्रंप, देखिए मैं आपको दो बातें बताता हूं जी। इसमें। अगर डोनाल्ड ट्रंप ने यू टर्न ले लिया और जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि मैं 2-3 हफ्ते में वापस चला जाऊंगा, डील हो ना हो, हॉर्मूज खुले ना खुले, मैं तो चला जी। अगर ऐसा हो गया तो आपने स्कूल में पढ़ा होगा, व्याकरण में रिक्त स्थान की पूर्ति पढ़ी है आपने, बिल्कुल। तो रिक्त स्थान हो जाएगा और उसकी पूर्ति करने के लिए चाइना बीच में कूदेगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने, क्योंकि अमेरिका ने कितने सालों से पूरे मिडिल ईस्ट में अपने बेसिस बना के रखे हैं। क्यों? हम आपकी रक्षा करेंगे, आप फिक्र मत करिए। अमेरिका के होते हुए एक मक्खी आपके ऊपर भिनभिना नहीं सकती। यहां पे मक्खी हजारों ड्रोन, हजारों बैलिस्टिक मिसाइल, हजारों क्रूज मिसाइल ठोक दी ईरान ने, अमेरिका कुछ नहीं कर पाया। भरोसा टूट चुका है गौरव, भरोसा टूट चुका है। इसके ऊपर बात करेंगे और आज के एक्सपर्ट गेस्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनका रुख कर लेते हैं। हमारे साथ दीपक बोहरा सर जुड़ रहे हैं, पूर्व राजनयिक हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका कमांड सेंटर में। आपकी मुस्कुराहट मैं समझ पा रहा हूं कि नेटो को लेकर है या ट्रंप की स्टेटमेंट को लेकर है। मेजर गौरव आर्य भी हमारे साथ हैं। दीपक सर, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया आपके साथ जुड़ने का। मैं कमांड सेंटर में नहीं बैठा, मैं नेगोशिएशन सेंटर में हूँ, मैं डिप्लोमेट हूँ और 20 साल मैंने उस एरिया में बिताए हैं। तो मैं देख रहा हूँ मेजर गौरव साहब भी इज आउटस्टैंडिंग, आप भी बहुत बेहतरीन किस्म के प्रेजेंटर हैं। सो बोथ ऑफ यू मेक एन एक्सीलेंट टीम। सिर्फ इतना कहना है सर कि नेटो को ये जो फ्रांस का राष्ट्रपति है ना, इसका नाम क्या है, मैक्रोनी, नहीं मैं बुढ़ा हो गया हूँ, भूल जाता, मैक्रो ऐसा कुछ नाम है उसका। इसने कुछ साल पहले कहा था कि नेटो इज ब्रेन डेड, मर गया नेटो, ये इसने कहा था। और अब बकवास करता है नेटो की, हम यहाँ नहीं आने देंगे, वो नहीं आने देंगे, ये भी बदलता रहता है गिड़गिड़ की तरह। ट्रंप का तो आपको पता ही है। जब मैं मेजर साहब, जब मैं पेरिस में पोस्टेड था, माय फर्स्ट पोस्टिंग 75, 76, 77, तो वहां पर मैं उनसे पूछता था अपने फ्रेंड्स से कि तुम लोग इतने ये नाचते हो, पार्टियां करते हो, शराब पीते हो, डिफेंस के बारे में सोचा? अभी समय तो कुछ ज्यादा नहीं हुआ, जर्मनी ने ठोका था दूसरे विश्व युद्ध में। कहते यार क्या ऐश करने दो, अगर कोई समस्या होगी वॉशिंगटन को फोन करेंगे, टाइगर आके बचा ले, वो आके बचा लेगा। अब वो जमाना बदल चुका है। और ये जो औरत है मिस लंदन बेंडल यूरोपियन यूनियन की, मैंने $1 ट्रिलियन इकट्ठे कर दिए हथियार बनाने के लिए। 10 मिनट में, मेजर गौरव साहब आपको नहीं मालूम है, 10 मिनट में वो हथियार बना देती हैं फैक्ट्रीज। So what is going to happen now? Take it from me, sir. I've studied Trump. I've met him once. सीधी बात आपको बताता हूँ, कल ये संबोधित कर रहा है अपने लोगों को, पता नहीं कैंसिल करता है कि नहीं। अगर बोलेगा तो यही कहेगा कि we gave every chance to Iran. उन्होंने नहीं फायदा उठाया उसका, लेकिन जो मेरा मकसद था, रेजिम चेंज हो ना हो, ही इज टॉकिंग अबाउट पर्सनल चेंज, ये नहीं कि मुल्लों को भगा दूंगा, पर्सनल चेंज हो जाए, वो मैं हासिल कर चुका हूं। अब मैं वहां से जा रहा हूं, बाकी आप लोग संभालो। उसको हॉर्मुज की कोई जरूरत नहीं है सर, वो एक बूंद तेल नहीं वहां से लेता है। तेल तो सारा हम लेते हैं, चाइना लेता है, साउथ कोरिया लेता है, जापान लेता है, ऑस्ट्रेलिया ले, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। सो माई ओन फीलिंग इज वो चला जाएगा विक्ट्री डिक्लेयर करके, और अगर उसने उसकी जो ग्राउंड ट्रूप्स वहां पर है उनको लंबे समय नहीं रखेगा। अगर उसकी स्पेशल फोर्सेस, वो जो माउंटेन डिवीजन, जो एयरबोर्न डिवीजन जो है, अगर वो न्यूक्लियर एनरिच्ड यूरेनियम, न्यूक्लियर वेपन की लेवल का है, अगर वो निकाल सकता है वहां से, फिर मान लीजिए सर वो B-2 बॉम्बर लाके, मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स, मैसिव ऑर्डिनेंस एयर ब्लास्ट करके ईरान को नष्ट कर देगा। अगर उनको सर, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं सर, माफी चाहता हूं मैं बीच में काट रहा हूं आपको क्या लगता है कि चाइना का क्या किरदार है इस वक्त? व्हाट इज चाइना डूइंग? नथिंग एट ऑल। उसने अब आज तक एक सिपाही भेजा कहीं लड़ने के लिए? बकवास करेगा, ओ मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, एक बंदा नहीं भेजेगा। 35 साल की उम्र में मेजर साहब वो रिक्रूट करता है, एक जनरेशन खो दी है, वन चाइल्ड। आप तो 18 साल में रिक्रूट करते हैं। दे डोंट हैव अ मेजर गौरव आर्य, because by the time the fellow becomes a major, he's 95. So let me make it very clear, कुछ नहीं करेगा वहां, बकवास कर। अब जा रहा है ना ट्रंप पिंग पोंग से मिलने, and I'll tell you what, the Trump is a deal maker आप बोले तो पुतिन के साथ क्या डील है? टाइगर तू यूक्रेन खा जा, मुझे जो करना है यहाँ पे ईरान में मैं करूंगा। और पिंग पोंग को बोलेगा यार टाइगर तू खा जा ताइवान को, मेरा क्या लेना देना है ताइवान के साथ, तू बस यहाँ पंगा मत ले। डील चल रही है शायद जो पर्दे के पीछे है। सर आपने जो जिक्र किया कि एक यूक्रेन की तरफ डील है, कि यहाँ डील है, मैं इसके ऊपर बात करूंगा, आप हमारे साथ बने रहिएगा। तो कमांड सेंटर में दिन की बड़ी खबर पर आज हम बात कर रहे हैं, जिसमें बात हो रही है कि क्या वाकई नेटो टूट जाएगा, खत्म हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। मेजर गौरव आर्य हमारे साथ हैं,
और दीपक सर भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं स्क्रीन के ऊपर। दीपक सर आएंगे और हम बात कर रहे हैं कि क्या इसका इंपैक्ट किस तरह से पड़ेगा। मेजर गौरव जी देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि नेटो ना खत्म होगा ना कुछ, लेकिन जो डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं ये हमें समझना पड़ेगा। जी। डोनाल्ड ट्रंप ये चाहते हैं कि नेटो शुड पुल इट्स ओन वेट। ये डोनाल्ड ट्रंप बार बार कह रहे हैं कि हर समय रिलैक्स, टेक इट इजी। जैसा कि हमें एम्बेसडर वोरा साहब ने बताया कि हम लोग ऐश करेंगे, हम लोग अय्याशी करेंगे, और जिस दिन मुसीबत आएगी वॉशिंगटन फोन कर देंगे, कोई ना कोई पहुंच जाएगा बचाने के लिए। अब ट्रंप ने बोला नहीं, हम लड़ेंगे, लेकिन आपको भी अपना वजन, यू हैव टू पुल योर ओन वेट। ये डोनाल्ड ट्रंप आज से नहीं कह रहे, जब डोनाल्ड ट्रंप ने राजनीति में घुसने का ऐलान भी नहीं करा था, जब कोई ये नहीं कहता था कि वो राष्ट्रपति बनना चाहते हैं, तब से डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं, आज से 30-40 साल पहले से, पुल योर ओन वेट। अमेरिका उसमें कंट्रीब्यूट जरूर करेगा, लेकिन भाई आप भी तो कंट्रीब्यूट कीजिए। आप कंट्रीब्यूट करते नहीं हैं। आप अमेरिका के बलबूते पर यह कहना चाहते हैं कि साहब आर्टिकल 5 के ऊपर सब लोग खेलना चाहते हैं कि हमारे ऊपर हमला हुआ है, इसका मतलब सबके ऊपर हमला। He says, no, this free party है, this free loading has to stop। ये मुझे लगता है कि एम्बेसडर साहब बेहतर बता पाएंगे कि ये है क्या ये मामला। जी दीपक सर, अगर आप थोड़ा सा एलैबोरेट कर पाए इसको। मेरा एक और छोटा सा सवाल इस बीच ये भी है, दो स्टेटमेंट इस समय खूब चर्चा में है जो पिछले कुछ घंटों में दी गई। एक है जिसमें 2 से 3 हफ्तों में ईरान छोड़ने की बात हो रही है, और दूसरी तरफ नेटो को लेकर दी गई स्टेटमेंट है। ये पूरा रणनीति का हिस्सा समझा जाए अमेरिका का, ट्रंप का, जो टाइम पर एक तरह से स्टेटमेंट्स रिलीज की जा रही हैं। ये बहुत अहम प्रश्न पूछा। मेजर साहब भी कह रहे थे ट्रंप का इंटरेस्ट क्या है मिडिल ईस्ट में। मिडिल ईस्ट में इसका इंटरेस्ट है कि मैं तेल को कंट्रोल करूंगा। मैंने अपना एक चौकीदार बिठा रखा है, उसका नाम इजराइल है, और वो जो है जो अरब देश है सर गल्फ के, उनको डर इजराइल से नहीं लगता, उनको डर ईरान से लगता है। यहाँ के बहुत बड़े मुल्ले हैं जो कहते हैं अजी ईरान ने कभी किसी पर हमला नहीं किया, तो हमास कौन, उनका दामाद है या ससुर है या चाचा है या हिजबुल्लाह कौन है या हूती कौन है। उन्होंने भी एक बैलिस्टिक मिसाइल आज ठोक दी है टेल अवीव की तरफ। तो ईरान ने डायरेक्टली ना किया हो, लेकिन उसके जो टेरर एजेंसीज हैं, जो प्रॉक्सीज हैं, उसके थ्रू इजराइल को बहुत तंग करते। एक चीज और बता देता हूँ सर, मेजर साहब 2000 से 2005 देखिए कितनी बार इजराइल पे सुइसाइड अटैक्स हुए थे। फिर उन्होंने एक पूरी डिफेंसिव वॉल बनाई, वेस्ट बैंक को उन्होंने अलग कर दिया, एटसेट्रा, बहुत सख्त हो गए। और एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर उस देश के, सर आई डोंट माइंड शेयरिंग दिस विद यू, एक मुलाकात में कहा था कि जब अगर आतंक को मिटाना है जड़ से, केवल 2 देश दुनिया में इकट्ठे होकर करेंगे, इजराइल और भारत। ये बहुत पहले की बात है जब उन्होंने ये चीज कही थी। सो ट्रंप क्या करने वाला है, ही इज गोइंग टू पुल आउट। नेटो को बहुत मार पड़ेगी अगर उन्होंने हॉर्मुज को चलने दिया जैसा वो चल रहा है। जापान नाराज हो जाएगा, चीन भी नाराज हो जाएगा कि आप लोग कुछ नहीं कर रहे हो, देखो मैं कितने पैसे दे रहा हूँ। ऑस्ट्रेलिया भी नाराज हो जाएगा। अल्टीमेटली प्लीज रिमेंबर सर, ये जो कर रहा है ईरान, अब तो चुंगी लगा दी है ना उसने, $2 मिलियन और समथिंग पर बोट, टोटली इलीगल। देयर इज अ कन्वेंशन कि ये भले ही नैरो है, स्ट्रेट, बट इट्स एन इंटरनेशनल वाटरवे। किसी को अधिकार नहीं है। सुएज अलग है सर, सुएज बना हुआ है इजिप्ट की टेरिटरी पर, तो उसके पास पूरा अधिकार है एज पर यूनाइटेड नेशंस कॉन्ट्रैक्ट ऑन क्लॉज लॉ ऑफ द सी। वो पैसे ले सकता है, नो इशू, उसकी टेरिटरी। ये सर द सुएज कैनाल इंसान ने बनाई है, हॉर्मुज को भगवान ने बनाया है। सो यू कैन नॉट क्लेम ओनरशिप ऑफ हॉर्मुज। ये बेसिक चीज है। ईरान इज प्लेइंग विद फायर। मेरा मानना है सर कि ट्रंप साहब कल जो संबोधन करेंगे, इफ आई कैन रीड हिज माइंड, वो यही बोलेगा मेरे ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो गए एंड आई विल गिव गुड न्यूज टू द अमेरिकन पीपल। बहुत जल्दी इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल है, ये है वो है, और अब आई एम गोइंग टू टेक आउट क्यूबा। ये सीधा बोलेगा कि अमेरिका डज नॉट लाइक टू लूज। ये सही है, अमेरिका वांट्स टू बी अ विनर ऑलवेज। सर थैंक यू वेरी वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जिस तरह से पूरा घटनाक्रम हुआ उसके ऊपर हमने कुछ नजर डालने की कोशिश की, लेकिन इस बीच आगे बढ़ते हैं और अब बात यूएई की करेंगे। यूएई की नेशनल ऑयल कंपनी की चेतावनी सामने आई है। एडी एंसोनी ने ईरान को चेतावनी दी है, हॉर्मुज में ब्लैकमेल कर रहा है ईरान। देखिए अभी बात कर रहे थे ईरान की, बात कर रहे थे हॉर्मुज की, और यूएई की कंपनी कह रही है कि आप ब्लैकमेल कर रहे हैं, और कंपनी ने कहा कि ईरान का एक्शन ब्लैकमेल करने वाला है। तो ब्लैकमेल तो साफ तौर पर लग रहा है कि हां किया जा रहा है। अमेरिका का बंकर बंद, जंग से घर लौटेंगे ट्रंप। हॉर्मुज में हुए लॉक, इसलिए पीस टॉक।
ट्रंप ने हॉर्मुज को खोलने के लिए 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था, लेकिन जैसे ही ईरान ने हॉर्मुज की नस पकड़ी, ट्रंप ने पीस टॉक का ऑफर दे दिया। लेकिन ट्रंप के बयान की टाइमलाइन हर बार बदलती गई। सवाल है, ईरान में रजीम चेंज का दम भरने वाले ट्रंप पीस टॉक पर क्यों आ गए? क्यों हर दूसरे दिन ट्रंप अपने ही बयान से पलटते रहे? क्यों 1 महीने बाद भी ट्रंप हॉर्मुज को नहीं खुलवा पाए? We have nothing to do with that. What happens to the Strait, we're not going to have anything to do with, because these countries, China will go up and they'll fuel up their beautiful ships and they'll leave and they'll take care of themselves. There's no reason for us to do it. द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका ने जितनी भी जंग लड़ी है, कभी पूरा युद्ध नहीं जीत पाया। हालांकि अपने हिडन एजेंडों को हासिल करने में कामयाब रहा। लेकिन क्या इस बार अमेरिका का हिडन एजेंडा पहले ही एक्सपोज हो गया? क्या ग्लोबल इकोनॉमी ने ट्रंप को बैकफुट पर ला दिया, या अमेरिका में ही लोगों के विरोध और गिरती अर्थव्यवस्था ने ट्रंप को डरा दिया है? तो जिस तरह से बयान बदल रहे हैं, वो कहीं ना कहीं संकेत भी दे रहे हैं कि जो सोचा था वो नहीं हुआ, और उसके बाद ट्रंप अब प्लान बी, सी, डी या फिर सारे प्लान खत्म होने के बाद आगे बढ़ रहे हैं। मेजर गौरव आर्या जी, देखिए हम बात कर रहे हैं, लेकिन मैं बहुत सीधा जानना चाहता हूं। इससे पहले दीपक सर जुड़े थे, उन्होंने भी कहा कि ये विक्ट्री को ऐलान दिया जाएगा कि विक्ट्री हो गई हमारी। ये विक्ट्री होगी या आप फंस गए हैं? एक तरह से सरेंडर होगा कि हम जा रहे हैं, अब जो होना था देखा जाए। देखिए, साफ सीधी बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है। मैं कई बार बता चुका हूं, नवंबर में मिड टर्म इलेक्शन है और अमेरिकन इस युद्ध से खुश नहीं हैं। वो कहते हैं, भाई आप क्यों चढ़ दौड़े? ईरान क्या आपके ऊपर हमला कर रहा था? ईरान ने कोई हमला किया आपके ऊपर? आपका क्या लेना देना? ये सारी की सारी चीजें, तेल के भाव बढ़ रहे हैं, बिल्कुल डेली कंजम्पशन की चीजों के भाव बढ़ रहे हैं अमेरिका में। अमेरिकन परेशान है। और देखिए, एट द एंड ऑफ द डे ट्रंप तो नेता है, ट्रंप एक पॉलिटिशियन है, और ट्रंप को वोट लेने के लिए फिर पब्लिक के पास जाना है नवंबर। अप्रैल का महीना शुरू हो गया दोस्तों, अप्रैल स्टार्टेड, कुछ महीने बाद चुनाव है और ट्रंप को दिखाना है। क्यूबा क्यों कर रहा है? कल हमने कवर करा था ना, क्यूबा चला जाऊंगा। क्यूबा क्योंकि वेनेजुएला में ट्रंप की जीत हुई, यहां पे लग रहा है ट्रंप को हार है। हो सकता है कि ट्रंप अचानक एक यू टर्न ले, सबको बोले हम जीत गए, हमने कुछ नहीं करा, ठीक है हॉर्मुज बंद है, कोई बात नहीं, हमारा डिसाइड कौन करेगा कि जीत गए या नहीं जीते? नहीं, फैसला ट्रंप ने खुद ही करना है। खुद ही करना है ना, दुनिया कौन सोचेगी? लोग क्या सोचेंगे? अमेरिका के लोग सोचेंगे जीत क्या है? जी बिल्कुल। देखिए, ट्रंप ने किससे पूछ के लड़ाई शुरू करी थी? जब ट्रंप ने किसी से पूछा नहीं बम डालने से पहले, तो जीत का फैसला पूछ के थोड़ा ना करेगा। उसने बम डाला, क्या कहा मैं जीत गया, कहानी खत्म हो गई। वो अपनी नैरेटिव बिल्डिंग में शुरू है। लोग भी बहुत समझदार है ना, पूरी दुनिया में इस समय देखा जा रहा है, उसके ऊपर बात होगी। लेकिन मैं बयानों का जिक्र कर रहा हूं, किस तरह से स्टेटमेंट्स बदली हैं, वो भी आपको एक झलक दिखाती है। एक लंबी लड़ाई को लेकर एक इरादा बनाकर ट्रंप आए, और उसके बाद क्या हुआ? कुछ बयान आप देखिएगा किस तरह से बदलते गए हैं, वो आपको पता लगेगा कि क्यों हम बात कर रहे हैं ईरान की, कि इस समय वहां की स्थिति ट्रंप के मुताबिक नहीं है। तो शुरुआत से एक बार दिखा दीजिए, बिल्कुल शुरुआत से पहले से आएगा कि किस तरह से स्टेटमेंट दी गई हैं ट्रंप की तरफ से और कैसे वो बदलती गई हैं। मैं अपनी टीम को कहूंगा कि अगर, जी हाँ बिल्कुल शुरुआत से आएंगे। 28 फरवरी को पूरी ताकत से लड़ेंगे, ये कहते हैं डोनाल्ड ट्रंप, और जंग से क्या डर गए, ये सवाल है। अगली बात आएगी 2 मार्च की स्टेटमेंट देखिए, अब 13 मार्च की देखिए, जब महसूस होगा जंग खत्म कर देंगे। 1 अप्रैल को स्टेटमेंट आ गई, 203 हफ्तों में जंग खत्म कर देंगे। मेरा सवाल यह है मेजर गौरव आर्या कि जब जंग की शुरुआत हुई, उस समय ऐसे लग रहा था कि ट्रंप कॉन्फिडेंट बहुत हैं, उनको ये लग रहा था कि ये तो 24 घंटे में हो जाएगा, 48 घंटे में हो जाएगा, लेकिन वैसा हुआ नहीं, तो फिर चेंजेस आते गए। मेरा एक और सवाल है इसी के साथ जुड़ा हुआ, क्या ये भी गेम प्लान का पहले से हिस्सा था कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा? प्लान बी क्या है, प्लान सी क्या है, प्लान डी क्या है? नहीं, डोनाल्ड ट्रंप, जहां तक मैं पढ़ पाया हूं, डोनाल्ड ट्रंप अपने गोल पोस्ट अपने हिसाब से सेट कर लेते हैं। डोनाल्ड ट्रंप सबसे पहले आपको बोलेंगे कि मैं आपको 5 दिन की मोहलत देता हूं। 5 दिन के बाद वो बोलेंगे चलो मैं बहुत बड़ा दरियादिल इंसान हूं, 10 दिन की मोहलत दी। फिर बोला 15 दिन की मोहलत दी। फिर जब आप उसकी बात नहीं माने, डोनाल्ड ट्रंप बोलेगा मैं तो जीत गया, वो मुड़ के चला जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप को नंबर देने वाला कौन है इस दुनिया में? वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का प्रेसिडेंट है भाई। उसने ऐलान कर दिया वो जीत गया, मीडिया बोलेगा जीत गया, जितने भी उसके मेगा सपोर्टर्स हैं कहेंगे जीत गए, वो कहेगा देखो मैं जीत गया। नहीं, मेजर गौरव, यूरेनियम का क्या होगा ना, अगर आपके हाथ लगा नहीं तो आप कैसे जीत गए? नहीं, एक मिनट जी, कल डोनाल्ड ट्रंप ये बोल देगा कि तुम्हारा यूरेनियम है, तुम जानो, मेरा क्या लेने देना उससे। नहीं, फिर आए क्यों थे लोग, ये भी पूछेंगे ना। नहीं, वो कह रहा है आप क्या करने आए थे? देखिए सुनिए, अमेरिका ने कुछ तो अचीव करा है इस लड़ाई में। मैं आपको ये नहीं कह रहा सही क्या है गलत क्या है, आप लॉजिक से चल रहे हैं, आप तथ्यों पे चल रहे हैं।
डोनाल्ड ट्रंप का तथ्यों से कोई लेना देना नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप अभी भी क्या कह रहा है? डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि हमारा मकसद था ईरान की नेवी को बर्बाद करना, कर दी, एयरफोर्स को बर्बाद करना, कर दी। ये कब मकसद था? ये तो था ही नहीं मकसद। मकसद तो ये था कि तख्ता पलट करना, मकसद ये था कि जो न्यूक्लियर मटेरियल है उसको कैप्चर करना, मकसद ये था कि बैलिस्टिक मिसाइलों को खत्म करना। वो कर नहीं पाया, वो कर नहीं पाया। लिहाजा डोनाल्ड ट्रंप बोलेगा कि वो तो मकसद था ही नहीं। मकसद तो यह था उनकी नेवी खत्म कर। आप पीट हेग्सेथ के बयान देखिए। आप पीट हेग्सेथ पिछले एक हफ्ते से यह बोल रहा है हमारा मकसद यह था कि हम नेवी को बर्बाद कर देंगे, ईरान की, हम एयरफोर्स को बर्बाद कर देंगे। कर दिया हमने एयरफोर्स को बर्बाद। अरे उनकी एयरफोर्स तो वैसे भी नहीं थी बेचारों की पहले। नेवी के नाम पे कुछ 15-20 जहाज थे उनके, 3-4 पनडुब्बियां, और तो कुछ है नहीं उनके पास। तो आपने टारगेट बदल दिया। आपने बोला कि हम गए इसलिए थे भाई, नेवी एयरफोर्स को बर्बाद करने के लिए। कर दिया हमने, कहानी खत्म, जीत गए, वापस चलो अमेरिका। चलिए, ये होने वाला है। एक बड़ी खबर, मैं आपके पास वापस आऊंगा। इस मुद्दे के ऊपर बात होनी चाहिए। अमेरिका जो कहेगा वही होगा या वही होता है, इसके ऊपर तो एक बड़ी लंबी चर्चा हो सकती है। लेकिन इस बीच ट्रंप की धमकी के ऊपर ब्रिटेन ने पलटवार कर दिया है और ब्रिटिश पीएम की एक स्टेटमेंट आई है जिसमें वो कह रहे हैं कि हम किसी दबाव में झुकेंगे नहीं। जी हां, झुकेंगे नहीं। और ये ट्रंप के लिए स्थिति क्या उस तरह से बन रही है? मेजर गौरव आर्या, मेरा सवाल इसीलिए था, मैं इसीलिए आपसे पूछ रहा था कि आप कहेंगे, आपसे भाव है कि ट्रंप कहेंगे कि मैं जीत गया, मेरे साथ आइए, लड़िए, नेटो क्यों बनाया था, मैं 60% तक आपको फंड कर रहा हूं। लेकिन इस बीच आंखें दिखा रहे हैं सहयोगी देश, झुकेंगे नहीं। नहीं, बिल्कुल, आपकी बिल्कुल बात ठीक है। सिर्फ सहयोगी देश नहीं, आप ये देखिए ना, जितने भी नेटो वाले हैं, फ्रांस मना कर रहा है, जर्मनी ने नाना कह दी है, इटली ने मुंह फेर लिया है, स्पेन ने साफ मना कर दिया है, यूके का आप अभी जिक्र कर रहे हैं। तो ये तो होगा ही। जब आप अपने खास मित्रों को आप रोज मीडिया के सामने जलील करेंगे, उनकी बेइज्जती करेंगे, तो फिर होगा क्या? उन लोगों ने फिर यही जवाब देना है, यही जवाब देना है। जब यूके ने बोला कि हम अपने एयरक्राफ्ट कैरियर आपको देते हैं, कोई बात नहीं, आपको चाहिए, हम भेज रहे हैं अपनी फौजें। अरे तुम्हारे एयरक्राफ्ट के वो तो छोटे छोटे खिलौने जैसे, तुम्हारे 2-2 कौड़ी के, तुम्हारे 2-2 पैसे के एयरक्राफ्ट कैरियर। ये कोई एयरक्राफ्ट कैरियर है? ये तो खिलौना है। बेइज्जती कर दी उनकी। उन्होंने ये भी बोला कि अफगानिस्तान में जो लोग थे, ब्रिटिश ट्रूप्स, वो तो बुजदिल थे, वो तो किलोमीटर पीछे थे, असली लड़ाई तो अमेरिकन ने। इसमें कितना रोष, कितना गुस्सा यूके के अंदर कि इसकी हिम्मत कैसे हुई हमारे फौजियों के बारे में ऐसे बात करने की। तो यहां पे रॉयल फैमिली बीच में कूद गई यूके की। वो कहने लगी कि यार ये कैसी बात होती है, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं। यहां पे ट्रंप के खिलाफ एक अलग महाज खड़ा हो रहा है, एक फ्रंट खड़ा हो रहा है गौरव। तो आने वाले समय में ये फ्रंट किस तरह से रिएक्ट करेगा उसके ऊपर भी नजर होगी। चलिए, इस बीच आपको हॉर्मुज ले चलते हैं और हॉर्मुज में कैसे वहां पर हालात है, एक एनिमेशन के जरिए आपको दिखाएंगे। मेरी वॉल के ऊपर आएगा टीम, मैं अपनी टीम को कहूंगा कि एक बार लेके आए। चलिए, वॉल के ऊपर नहीं, आज हम एक और एलिमेंट ऐड कर रहे हैं और आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से इस समय हॉर्मुज की स्थिति बनी हुई है। मेजर गौरव आर्या, अगर आप भी देख पाए इस पूरे मैप को, हॉर्मुज में ये जो हम आपको बहुत सारे बिंदु दिखा रहे हैं रेड कलर के, उसमें आप देख पा रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे प्लेन्स हैं, जो शिप्स हैं, माफी चाहूंगा, जो वहां पर अटके हुए हैं, जिन्होंने हॉर्मुज को पार करना है। कोई इधर से उधर जा रहा है, कोई उधर से इधर आना चाह रहा है, तो उसको लेकर ये स्थिति बनी हुई है। मेजर गौरव आर्या, देखिए, साफ सीधी बात है, सबको डर है, सबको डर है। यहां तक जो चीनी शिप्स हैं, चाइनीज, जिनको बिल्कुल उसने वरदान टाइप का दे रखा है ईरान ने कि अगर चीनी जहाज हो तो कोई उसको रोक नहीं सकता, हम नहीं रोकेंगे, जाओ आप हमारे मित्रों। चाइनीज जहाजों को डर लग रहा है। पिछले 3 दिनों में 2 चाइनीज जहाज यू टर्न ले चुके हैं। हॉर्मुज के अंदर घुसने को कोई तैयार नहीं है। कुछ नहीं पता ईरान के IRGC का। देखिए क्यों हो रहा है, मैं आपको बताता हूं। ये आप अपने सामने देखिए मैप। यहां पे आप देख सकते हैं किस तरीके से जत्था बना हुआ है बिल्कुल जहाजों का। सब रुके पड़े हैं, लेकिन हॉर्मुज की तरफ कोई नहीं जा रहा, ना के बराबर है वहां पे, साफ सफेद दिखाई दे रहा है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि IRGC जो है, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोड, वो एक होमोजीनियस यूनिट नहीं है, वो तितर बितर हो रखी है। इनको ये लग रहा है कुछ नहीं पता, हमने पैसे दे भी दिए, फिर भी हम जहाज ले गए, दूसरे पे इंफॉर्मेशन नहीं पहुंची, मारी उसने मिसाइल मार के खत्म कर दिया। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है ईरान के अंदर, सबको डर लग रहा है। और ये जो आप देख रहे हैं ना, ये पूरे नीचे आप देखिए, सब लाल डॉट्स एक तरफ रुक रखे हैं, हॉर्मुज की दूसरी तरफ, लेकिन बीच में साफ सफेद। मैं एक और चीज जाननी चाहता हूं, डर है। आप दिनों में इसकी मूवमेंट अगर आप थोड़ी सी समझा पाएं। नॉर्मल डेज में जब कोई जंग की स्थिति नहीं होती, तो उस समय भी ट्रैफिक तो इस तरह से दिखता होगा जिस तरह से अब दिख रहा है कि बहुत सारी रेड आपको शिप दिखाने की कोशिश की है। थोड़ा वो बता दीजिए, आम दिनों में इनकी मूवमेंट ऐसे चलती रहती है या ये कोई ऐसा पोर्ट होता है जिसके ऊपर खड़े रहते हैं और अपनी बारी का इंतजार करते हैं और हॉर्मुज को क्रॉस करते हैं? मैं आम दिनों की बात कर रहा हूं, नॉर्मल डेज। आप ये कह रहे हैं कि जब जंग नहीं होती, युद्ध नहीं होता, तब क्या होता है? तकरीबन लोगों का यह मानना है कि 100 से लेकर 125 जहाज हॉर्मुज से गुजरते हैं, खड़े भी रहते हैं, फ्यूलिंग करते हैं, रिफ्यूलिंग करते हैं,
वहां पे अपने सप्लाईज लेते हैं जी। इनका जो क्रू है वो आता है, फिर ये अपना रास्ता बना के निकल जाते हैं। जी। पर्शियन गल्फ से लेकर अरेबियन सी, पर्शियन गल्फ, अरेबियन सी, ये इनका टोटल रूट है। इनका टोटल रूट है। चलिए आपको दिखाने की कोशिश किया और इसका सीधा सा मतलब है कि जंग की स्थिति में वहां से गुजर पाना नामुमकिन जैसा है जब तक आपको हरी झंडी नहीं मिलती ईरान की ओर से। रुक रहे हैं बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे और जानेंगे क्यों चीन पाकिस्तान चौधरी बन रहे हैं। अब पाकिस्तान के बाद चीन की भी एंट्री है और कमांड सेंटर में एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करते हैं। इराक में ब्रिटेन के ऑयल सेंटर के ऊपर हमला कर दिया गया है। इरबिल में कैस्ट्रॉल ऑयल के वेयर हाउस को टारगेट किया गया है और ईरान का इरबिल में यह बड़ा मिसाइल हमला माना जा रहा है। तस्वीर आप देखिए, बहुत दूर से ली हुई है तस्वीर, जिसमें धुएं का गुबार साफ तौर पर इरबिल इराक में नजर आ रहा है। और ये ब्रिटेन की ऑयल कंपनी का एक पूरा आप कहिए कि यूनिट है जिसके ऊपर अटैक किया गया, जिसको टारगेट किया गया है ईरान की तरफ से। कमांड सेंटर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेजर गौरव आर्य लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर स्क्रीन के ऊपर आएगी और यह खबर जुड़ी हुई है ट्रंप के एक बड़े दावे के साथ। द टेलीग्राम की एक रिपोर्ट में ट्रंप पर एक बड़ा दावा किया गया है और बड़ा दावा यह है, बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखिए और समझिए कि हॉर्मुज को खुलवाने के लिए ऑपरेशन के आदेश दिए जा सकते हैं ट्रंप की ओर से। ग्राउंड ऑपरेशन का आदेश ट्रंप दे सकते हैं हॉर्मुज को खिलवाने के लिए। और आपको यह भी बता दें कि दावा यह भी किया जा रहा है कि केशम द्वीप को टारगेट किया जा सकता है। एक तरफ 2 से 3 हफ्तों में लौट जाएंगे, एक तरफ सीज फायर की बात होती है और इस बीच बात हो रही है कि ग्राउंड ऑपरेशन शुरू किए जा सकते हैं। मेजर गौरव आर्य, ये तो एक और ट्विस्ट आ गया पूरी कहानी में। ट्विस्ट के ऊपर ट्विस्ट। आपने जो बात कही नहीं है मेरे को याद आ रही है, जो आपने बात कही थी कि ये गेम खत्म होने की तरफ नहीं है। आपकी मैं बात का निचोड़ निकालने की कोशिश कर रहा हूं, तो इसका मतलब ये समझा जाए गेम खत्म होने का नाम नहीं ले रही, लेकिन इस बीच अलग अलग स्टेटमेंट के जरिए और उलझाया जा रहा है, इस पूरे मामले को और उलझाया जा रहा है। जी बिल्कुल। और एक और मैं बात बता दूं, जो लोग कह रहे हैं ना इस द्वीप में जाएंगे उस द्वीप में, कभी भी मिलिट्री ऑपरेशन ऐसे नहीं होते कि एडवांस में आप टेलीग्राफ कर दें और आप बोलें कि साहब कल सुबेरे हम इधर हमला करेंगे, ऐसा कभी नहीं होता। क्योंकि मिलिट्री में सबसे बड़ा जो चीज होती है दैट इज द एलिमेंट ऑफ सरप्राइज। ये हमें डे 1 से सिखाया जाता है जब हम आर्मी में होते हैं तो हमें डे 1 यही सिखाया जाता है कि द बिगेस्ट थिंग, द बिगेस्ट वेपन इज द एलिमेंट ऑफ सरप्राइज। दुश्मन को नहीं पता होना चाहिए, दुश्मन को बिल्कुल नहीं पता होना चाहिए आप क्या प्लान कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि अमेरिका 24 घंटे पहले यह बताएगा कि साहब कल हम इधर अटैक करेंगे। नो, ये छलावा भी तो हो सकता है कि थोड़ा सा फोकस। छलावा ही है, ये छलावा ही है जी, इसमें कोई डाउट नहीं है, छलावा है। देखिए अभी हम क्या डिस्कस कर रहे थे, 20 मिनट पहले हम लोग ये कह रहे थे कि ट्रंप ने बोला कि 2 से 3 हफ्ते में मैं निकल लूंगा जी। अभी खबर ये आई कि नहीं साहब ऐसा हो सकता है कि इस फलाने द्वीप पे अटैक करके कब्जा कर ले। बिल्कुल। अब फिर खबर आएगी शो खत्म होने से पहले कि ट्रंप ने बोला है कि नहीं 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 ये नेटो वेटो सब बेकार है, मैं तो छोड़कर जा रहा हूं। ये सारा का सारा इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है। ये आपको, मुझे, पूरी दुनिया को, और जो ईरान के अंदर लोग हैं जी, जो गवर्नमेंट है वहां पे मसूद पेज़ेश्कियां की, मुश्तबा खमेनाई की, उसको कंफ्यूज कर रहे हैं क्योंकि सब लोग मीडिया देख रहे हैं। चलिए सब लोग मीडिया देख रहे हैं। मीडिया देख रहे हैं और इस बीच एक एक स्टेटमेंट उसका मतलब निकाला जा रहा है। और इस बीच में आगे बढ़ता हूं, ईरान के खिलाफ ट्रंप की जंग को अमेरिका में ही बड़ा झटका लगा है। कुछ हमारे पास ग्राफिक आएंगे वो आपको दिखा रहा हूं। ट्रंप पर अमेरिका के ओपिनियन पोल हुआ और अमेरिकन क्या कह रहे हैं, अमेरिका में रहने वाले लोग कहते हैं हमें नहीं जंग चाहिए, यही बोल रहे हैं। 66% लोग, आप कहिए कि 2/3 लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि नहीं नहीं कोई जंग की जरूरत नहीं है। 27% कह रहे हैं हां, जबकि 7% कह रहे हैं हमें पता नहीं। और ये रॉयटर्स की आपको रिपोर्ट दिखा रहे हैं और लड़ने दो जंग, ये कहा गया कि जंग को लेकर आपकी क्या ओपिनियन है? आपकी क्या ओपिनियन? आप तीनों में से किसे चुनेंगे? मेजर गौरव आर्य, आपको देखिए मुझे ऐसा लगता है गौरव कि ये जो है ना कि ये जो लोग कह रहे हैं कि साहब हमें जंग नहीं चाहिए, 66%, मुझे लगता है कि ट्रंप उनको समझा नहीं पाए कि अमेरिका अगर जंग में पड़ा तो पड़ा क्यों, इसमें अमेरिका का क्या लेना। देखिए वो जो 66% है वो क्या पूछ रहे हैं कि भाई साहब अमेरिका का इससे क्या लेना देना, हमारे इतने लोग मर गए, हमारा अरबों डॉलर का नुकसान हो गया, तेल के भाव बढ़ गए, खाने पीने की चीजों के भाव बढ़ गए, हमारी जिंदगी खराब हो गई, क्यों, काहे के लिए? अगर हमें हमारे ऊपर हमला हुआ है, हमने पलटवार किया है, ये लॉजिक हमें समझ में आता है, ठीक है, ये समझ में आता है। ईरान ने हमारे खिलाफ ऐसा क्या किया कि हम 7 समुंदर पार कूद बैठे एक जंग में, ये पूछ रहे हैं लोग, ये 66%। तो ये तो फिर बैकफुट पर आ गए ना। हाँ बिल्कुल। आपके जब एक बड़ा हिस्सा आपके लोगों का जिनके लिए आप जंग लड़ने की बात कर रहे हैं, गौरव यही तो मैं कह रहा हूं जी। नवंबर में चुनाव है,
नवंबर में चुनाव है, नवंबर में मिड टर्म इलेक्शन है। अब ये ट्रंप को, ये 66% जो है जी, ये ट्रंप को बुखार दिलवा रहा है, बुखार। ट्रंप ये कह रहा है भाई मुझे ये संभालना है। ये 66% और 27% को ट्रंप फ्लिप करने की कोशिश करेगा कि सिर्फ 27% कह रहे हैं कि गलत करा, 66% कह रहे हैं वेरी गुड। क्योंकि अगर ये नतीजों में बदल गया तो फिर झटका। यही है, यही बात है, यही टेंशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप देखते हैं हॉर्मुज पर ट्रंप का दावा कैसे बदला है। जो ट्रंप 48 घंटे में हॉर्मुज को खोलने की धमकी दे रहे थे, अब कह रहे हैं कि हॉर्मुज से हमारा कोई लेना देना नहीं। और एक बार फिर से ग्राफिक के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा रोकिएगा। मार्च में क्या कह रहे हैं? मार्च में कहते हैं कि हॉर्मुज पर कब्जा कर लेंगे। अप्रैल में कहते हैं, अभी तो महीना शुरुआत हुआ है और उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि हॉर्मुज से कोई लेना देना नहीं है। तो ये तो एक तरह से 360 या 180 घूम के पूरी पिक्चर को ही घुमा दिया। जिसने ट्रंप की थोड़ी भी स्टडी करी है जी, वो आश्चर्यचकित नहीं होगा। वो कहेगा ये बड़ा नॉर्मल है ट्रंप के लिए। अभी ट्रंप ने क्या बोला? अभी उसकी तरफ से एक इंटेलिजेंस सोर्स को कह लीजिए, वो कह रहा है साहब कि हम इस द्वीप पे कब्जा कर लेंगे। कल सवेरे ट्रंप 6:30 बजे इंडियन टाइम पे क्या बोलता है आप देखिएगा, बिल्कुल एक नई तस्वीर सामने आएगी। तो ये जो पलटे जा रहा है अपने बयान से, एक बयान इधर एक बयान उधर, तो ये तो समझा जाए ना कि ये फाइनल कोई भी नहीं है। नहीं, इसने खुद बोल रखा है। लोगों ने इससे पूछा, मीडिया ने बोला कि साहब आप अपने बयान से क्यों पलट जाते हैं जी, सवेरे कुछ, शाम को कुछ, रात को कुछ। ट्रंप ने कबूल करा है, ऑन रिकॉर्ड ट्रंप ने बोला है कि ये तो मेरी खासियत है, मैं दुश्मन को गेस करता रहे। दुश्मन की क्या बोल क्या रहा है ट्रंप, आखिर करेगा क्या, इसमें उलझा रहा है दुश्मन, फिर मैं अपनी मर्जी का काम कर दूं, ये इसकी चाल है। चलिए, हॉर्मुज को लेकर ही पूरा बैकफुट पर अमेरिका नजर आता है कि अगर हॉर्मुज पर कब्जा हो जाता तो शायद जंग की तस्वीर बिल्कुल अलग होती। लेकिन सवाल यह है कि हॉर्मुज के ऊपर आखिर ट्रंप फंस क्यों गए? क्या उनकी महंगी नेवी ईरान के सस्ते ड्रोन का सामना नहीं कर पाई? कुछ तथ्य मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं, उनके ऊपर बात करेंगे। और सवाल यह भी है कि सहयोगियों का साथ नहीं मिलने की वजह से पीछे हटने का प्लान बनाना पड़ा। कुछ आपके पास तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। फंस क्यों गए हॉर्मुज के ऊपर? ये 34 किलोमीटर का एरिया एक सुपर पावर के लिए क्यों चुनौती बन गया? सस्ते ड्रोन वर्सेस महंगी नेवी, ये आपको लगता है कि उनके सस्ते ड्रोन, इन्होंने पूरी अपनी ताकत लगा दी, वो एक छोड़ते हैं सस्ता सा ड्रोन और ये बैकफुट पर? मुझे लगता है कि मामला टेरेन का है, मामला ज्योग्राफी का है, ड्रोन वर्सेस नेवी का नहीं है जी। ये मामला ज्योग्राफी का है। मैं छोटी सी बात बता दूं आपको। आप एक पहाड़ के ऊपर बैठे हैं, उदाहरण है, 30 सेकंड में समझाऊंगा। आप पहाड़ के ऊपर बैठे हैं, आपके पास एक ऑटोमेटिक वेपन है, एक LMG है, एक मशीन गन है। नीचे से 50 लोग आते हैं, आप अकेले हैं, आप 50 के 50 को निपटा देंगे क्योंकि आप ऐसी जगह बैठे हुए हैं। आपको वो टैक्टिकल फायदा है, आप 50 को निपटा सकते हैं क्योंकि आप ऊपर बैठे हैं। वो आपकी तरफ जब तक पहुंचेंगे उनको 100 गोलियां लग चुकी होंगी। ये जो हॉर्मुज है, ये इलाका ऐसा है कि हॉर्मुज के ऊपर अगर कब्जा करना है, जैसे मैंने कल जमीन पे बताया था आपको, कल मैप पे बताया था कि जमीन को आपको कैप्चर करना पड़ेगा, सिर्फ हॉर्मुज को। देखिए, हॉर्मुज से आपने माइन खाली कर दी, फिर वो कल फिर डाल देगा, आप परसों खाली करेंगे, फिर डाल देगा, फिर आप एक दिन बाद खाली करेंगे, ये सिलसिला चलता रहेगा। और जब वो खाली कर रहा है उसके ऊपर भी मिसाइल मारेगा। जो मिसाइल मार रहा है ईरान, जहां से मिसाइल मार रहा है, आपको जमीन कैप्चर करनी पड़ेगी, वहां पे बमबारी करनी पड़ेगी, वहां पे। ये बहुत टेढ़ी खीर है, टेढ़ी खीर नजर आती है। और इस बीच एक बड़ी खबर है, उसका रुख करते हैं। ईरान जंग रोकने के लिए चीन और पाकिस्तान का प्रस्ताव आ चुका है। दोनों देशों ने 5 पॉइंट का एक प्रस्ताव दिया है। बीजिंग में चीन और पाकिस्तान के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई, जिसके बाद यह प्रस्ताव आया। पाकिस्तान और चीन का नया प्लान। दोनों देश मध्यस्थ बनने के लिए बेचैन। चीन पाकिस्तान बन रहे चौधरी। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। मान ना मान, मैं तेरा मेहमान, तुम कौन मैं खामखां। ये सारी कहावतें पाकिस्तान पर तो फिट बैठती ही थी। अब चीन भी इस लिस्ट में शामिल हो चुका है, क्योंकि ईरान जंग में मध्यस्थता के लिए बेचैन पाकिस्तान को चीन का समर्थन मिल गया। यहां तक कि चीन और पाकिस्तान ने ईरान में 28 फरवरी से चल रही जंग को खत्म करने के लिए 5 सूत्रीय शांति प्रस्ताव पेश कर दिया। ये प्रस्ताव बीजिंग में चीन और पाकिस्तान के विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद आया, जिसमें कहा गया कि इजराइल, अमेरिका और ईरान तुरंत युद्ध विराम करें। जल्द से जल्द खाड़ी देशों के बीच शांति वार्ता होनी चाहिए। बुनियादी ढांचों जैसे कि ऊर्जा सुविधाएं, उनकी सुरक्षा होनी चाहिए। हॉर्मुज स्ट्रेट को खोल देना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र के नियमों का पालन होना चाहिए।
चीन और पाकिस्तान ने यह प्रस्ताव पेश तो कर दिया, लेकिन सवाल ये कि इन प्रस्तावों को मानेगा कौन, क्योंकि ईरान अड़ा हुआ है और अमेरिका पर दबाव बनाना पाकिस्तान और चीन के बस की बात नहीं। कुल मिला जुलाकर कहें तो चीन और पाकिस्तान जबरन चौधरी बन रहे हैं और एक दिखावटी प्लान बनाकर दुनिया के सामने शांति दूत बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब सवाल यह है कि शांति दूत है कौन? क्या वाकई चीन या पाकिस्तान को उस श्रेणी में रखा जा सकता है जहां पर उनको एक शांति दूत वाला एक मेडल दे दिया जाए? शांति दूत नहीं, शांति धूर्त है पाकिस्तान। शांति धूर्त। अब मैं आपको बताता हूं दोनों देशों के बारे में। जी। पाकिस्तान ऐसा है, देखिए, सबसे पहले पाकिस्तान गया अमेरिका के पास, मालिक क्या करना चाहिए। वो गया सऊदी अरब के पास, मालिक क्या करना चाहिए। अभी वो गया चाइना के पास कि मालिक क्या करना चाहिए। ठीक है, यहां पे चाइना क्या कर रहा है? चाइना चुपचाप बैठा है। चाइना ये कह रहा है कि अभी चुप रहो, अभी चुप रहो, जब ये लड़ाई खत्म होगी तब हम देखेंगे कि हमें फायदा कैसे उठाना है, इसलिए चाइना चुप है। चाइना मैंने बोला ना, कल मैंने आपको बताया था, चाइना टेस्ट मैच खेलता है। ये बाकी लोग T20 खेल रहे हैं, वो टेस्ट मैच खेल रहा है आराम से। कोई अच्छा, जहां तक पाकिस्तान है, पाकिस्तान देखिए, पाकिस्तान मीटिंग बुलाता है। कल हमने डिस्कस करा था, पाकिस्तान ने मीटिंग बुलाई। मीटिंग में आया सऊदी अरब, मीटिंग में आया मिस्र यानी कि इजिप्ट, मीटिंग में आया तुर्की। इन सबका लड़ाई से कोई लेना देना नहीं, बेचारा सिर्फ सऊदी अरेबिया की मार लग रही है, वो पिट रहा है। पाकिस्तान ने सबको बुलाया, लेकिन जो देश लड़ रहे हैं आपस में उनको नहीं बुला पाया। ना वहां पे अमेरिका, ना इजराइल, ना वहां पे ईरान। और कुछ दिन पहले पाकिस्तानी मीडिया क्या कह रहा था, आप बताइए? स्टीव विटकॉफ आएंगे इस्लामाबाद, जैरेड कुशनर आएंगे, हो सकता है जेडी वैंस भी आ जाएं। ये पूरी की पूरी बात है। कौन आया बताइए? आप एक बताइए, कोई एक बंदा वहां पे आया हो बात करने के लिए? या इन्होंने फर्जी 3-4 देशों से लोगों को बुला दिया, माहौल क्रिएट कर रहे हैं लोग और कुछ नहीं कर रहे, इनसे कुछ बस का नहीं है। तो क्या ये मध्यस्थता वाला चीन बन सकता है? या चीन की धरती का इस्तेमाल हो सकता है? आपको लगता है कि किसी पॉइंट के ऊपर अगर कोई बातचीत चलती है तो कहां चलेगी? क्या चीन हो सकता है? देखिए, चीन हो सकता है जी, बिल्कुल हो सकता है। चीन में वो ताकत भी है। अब ये बात देखनी है कि अमेरिका माने ना माने, क्योंकि चीन डायरेक्टली अमेरिका का कॉम्पिटिटर है। अगर चीन का रोल इसमें आ जाता है मामले को शांत करने में, तो ये अमेरिका की बहुत बड़ी कूटनीतिक हार होगी। लेकिन मैं इस बीच ये भी समझना चाह रहा हूं कि साइलेंट गेम भी किसी का नजर आता है। हम चीन का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन आपने कल भी बात की, आपने जिक्र किया कि एक तरफ चीन की नजर है ताइवान के ऊपर, दीपक सर पहले बात करके गए हैं जी। अमेरिका की नजर क्यूबा के ऊपर भी है, अमेरिका ईरान के साथ भी लड़ रहा है, उधर रूस यूक्रेन के साथ लड़ रहा है, और इस बीच साइलेंट गेम है, वो चाहे चीन की हो, अलग अलग तरीके से। क्या ये इसको भी देखना पड़ेगा कि दुनिया में ये चीन जैसे देश इस समय कर क्या रहे हैं? देखिए, साफ सीधी बात है गौरव, मैं समझ गया आपकी बात जी। मैं आपको एक बात बताता हूं, चीन के हक में क्या है। चीन के हक में यह है कि कम से कम 1 साल और रूस और यूक्रेन की लड़ाई चले जी। चीन के पहले हक में यह बात है। और चीन के हक में यह है कि यहां पे अमेरिका और इजराइल फंसे रहे मिडिल ईस्ट में, और मिडिल ईस्ट में आग लगी रहे। क्योंकि यहां पे जब अमेरिका वहां पे भी फंसेगा और यहां पर भी फंसेगा, तो भाई चाइना का कॉम्पिटिटर है कौन असली? अमेरिका कमजोर हो रहा है, अमेरिकन मरेंगे, अमेरिका का फालतू में पैसा खर्च होगा, चाइना का तो 1 रुपया खर्च नहीं होगा। 2-3 बिलियन डॉलर से अमेरिका कमजोर हो जाएगा? नहीं, 2-3 बिलियन की बात नहीं है जी। बात यह है कि जब आप इतनी आर्मी को अपने डिप्लॉय करते हैं, तो वो आर्मी, देखिए, सबसे बड़ी बात यह समझनी होगी कि 2025 नेशनल सिक्योरिटी रिपोर्ट अमेरिका की क्या बोलती है। वो ये कहती है कि अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन चाइना है, अमेरिका को खतरा चाइना। भाई, आपका सबसे बड़ा अगर दुश्मन अमेरिका का चाइना है, तो आप रशिया यूक्रेन में क्यों पड़े हुए हैं? आप मिडिल ईस्ट में क्यों पड़े हैं? चाइना से निपटो। ठीक है, पर चाइना से निपटने के लिए भी कोई प्लान चाहिए होगा ना, सेना भेजकर तो मुश्किल लग रहा है। एक बड़ी खबर इस बीच, कुवैत के एयरपोर्ट पर ईरान का बड़ा हमला। जी हां, ईंधन टैंकों के ईरानी ड्रोन ने निशाना बनाया ईंधन के टैंक्स को, और उसकी कुछ तस्वीरें भी। और ये कुवैत के ऊपर बड़ा, आप कह सकते हैं, अटैक है। एयरपोर्ट के ऊपर उसको टारगेट किया गया है ईरान की तरफ से। तो कमांड सेंटर में अब बात फाइनल आज के एक कमेंट की। मेजर गौरव आर्या, जो हम आज डिस्कस किया, सबसे बड़ी खबर आपको क्या लगी है? ट्रंप की नई डेडलाइन के ऊपर फोकस करें, चीन पाकिस्तान के ऊपर फोकस करें, या आपको लगता है कि जो साइबर वॉर का जिक्र हो रहा है उसके ऊपर फोकस करें? मुझे ऐसा लगता है गौरव की ट्रंप के बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता है, सबसे बड़ी खबर है। ट्रंप कहते हैं 2-3 हफ्ते के अंदर हम वाइंड डाउन कर जाएंगे और वापस चले जाएंगे, और ऊपर से खबर यह आती है कि सब हमला करने के लिए अब तैयार हैं। तो सबसे बड़ी खबर यह है कि कोई खबर नहीं, कोई खबर किसी को कुछ नहीं पता। चलिए, इंतजार करना होगा, इसका मतलब यह भी है।
एक बड़ी खबर आ रही है, ईरान पर इजराइल के हमलों से जुड़ी हुई 230 से ज्यादा हमले किए गए हैं। आईडीएफ ने एयर डिफेंस सिस्टम को टारगेट किया है। तेहरान में हमले का वीडियो भी एक सामने आया है। 24 घंटे में इजराइल के 230 से ज्यादा अटैक। कमांड सेंटर में एक बार फिर से आपका स्वागत है और एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर यह है कि दक्षिणी फ्रंट का कमांडर, हिजबुल्लाह का दक्षिणी कमांडर, फ्रंट का कमांडर ढेर कर दिया गया और यह दावा किया जा रहा है आईडीएफ की तरफ से। एक बहुत बड़ी खबर है, इस समय इजराइल का हिजबुल्लाह कमांडर पर दावा किया गया है और दावा यह है कि दक्षिणी फ्रंट का कमांडर ढेर कर दिया गया है। हज यूसुफ इस्माइल को मार गिराया गया है, आईडीएफ की तरफ से दावा किया जा रहा है। तो हमलों का सिलसिला लगातार जारी है और इस बीच जो बड़े कमांडर या बड़े उनके फ्रंट लाइनर्स हैं उनको भी टारगेट किया जा रहा है और इस बीच इजराइल का दावा कि हिजबुल्लाह का कमांडर हमारी तरफ से ढेर कर दिया गया है, जो दक्षिणी फ्रंट को लीड कर रहा था। तो इजराइल की तरफ से लगातार अटैक जारी है और इस बीच खास तौर पर जो प्रॉक्सी वॉर का हम जिक्र करते हैं उसको ज्यादा टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। मेजर गौरव आर्या लगातार हमारे साथ है। मेजर गौरव आर्या, ये तो अटैक के ऊपर अटैक की खबरें आ रही हैं जी। मैं उलझा हुआ हूं। मैं समझना चाह रहा हूं एक आम दर्शक की तरह कि हमले रुक रहे हैं, हो रहे हैं, या एक अलग ही जंग चल रही है जो हूती के बीच, हूती और इजराइल के बीच, हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच हो क्या रहा है ये? देखिए, ये टारगेट दोनों के अलग अलग है। मैं आसान शब्दों में आपको समझाता हूं, सरल भाषा में समझिए। देखिए, ऐसा है कि हमला ईरान भी कर रहा है, लेकिन ईरान ने क्या करा, जैसे ऑयल डिपो में मार दिया, सिविलियन टारगेट्स में मार दिया, किसी बिल्डिंग के अंदर मार दिया। ये सारी खबरें हमें ईरान से आ रही हैं कि ईरान ने ये कर दिया, वो कर दिया, और उसके वीडियो भी आ रहे हैं। लेकिन जो अमेरिकन और इजरायलीज कर रहे हैं वो चुन चुन के लीडरशिप को मार रहे हैं, चाहे वो खमेनेई हो, चाहे वो अभी सदर्न फ्रंट का हिजबुल्लाह का लीडर हो, चुन चुन के मार रहे हैं। और आप देख रहे हैं किस तरीके से स्ट्रेटेजिक टारगेटिंग हो रही है। यहां पे जो ईरान कर रहा है वो खौफ का माहौल बनाने के लिए कर रहा है कि चलो हमने कुवैत के एक टैंकर में आग लगा दी। अब आग लगी है टैंकर में तो फिर धुआं दिखेगा, आग की लपटें दिखेंगी, कितने लोग मरे आप देखिए ना, लोग कितने मरे और ईरान के अंदर कितने मरे और कौन कौन से उनके वीवीआईपीज हैं जो मारे गए हैं, जो उनकी टॉप लीडरशिप मारी गई है। इसके बारे में कोई बातचीत ही नहीं कर रहा। कारण यह है कि जो भी आपको दिखाई दे रहा है ये सब माहौल है, ज्यादातर इससे डैमेज ज्यादा नहीं हुआ है। हाँ, इकोनॉमिक डैमेज हुआ है, लेकिन ह्यूमन लाइफ्स को इतना डैमेज नहीं हुआ है। ह्यूमन लाइफ को डैमेज हुआ है ईरान के अंदर। उस फ्रंट को भी कमजोर करने की कोशिश तो है, ये भी दिखाने की एक तरह से कोशिश की जा रही है कि आप किस तरह से इस पूरी जंग को लड़ रहे हैं। मैं खास तौर पर इजराइल की बात कर रहा हूं। चलिए अब आपको कुछ हथियार दिखाने की कोशिश करता हूं कि किस तरह से इन हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है और इस्तेमाल कौन कर रहा है, सभी कर रहे हैं इस समय। लेकिन इजराइल का एक हथियार है जिसकी मैं बात करूंगा, हमारे सामने आएगा ग्राफिक और आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। ये 3 किलो का हथियार है, स्पाइक फायर फ्लाइट ड्रोन, एल स्पाइक 1X भी इसको कहते हैं। और इसकी क्या खासियत है, 3-4 पॉइंट मैंने आपके सामने रख दिए। मेजर गौरव आर्य से बात करूंगा, मैं एक बार बता देता हूं। वजन है केवल 3 किलो, केवल 3 किलो का, एक हाथ से उठा लीजिए आप। 3 किलो का वजन है, पूरी किट 15 किलो की है। साइज देखिए आप 18x80x400 mm की और क्लोज रेंज 500 मीटर तक वार कर सकता है। और अगर इसको एक्सपेंड करें तो ओपन रेंज 1500 मीटर तक है, जिसको अपग्रेड करके 5 किलोमीटर तक पहुंचाया जा सकता है। ये एक तरह से इनका हथियार है। स्पीड भी देख लीजिए 60 से 70 किलोमीटर और फ्लाइंग टाइम 15 से 30 मिनट का है। कितना घातक है? नहीं, घातक ये ड्रोन होते हैं। कारण यह है कि पहली बात ये सस्ते बड़े होते हैं, दूसरी चीज भारी मात्रा में आप उनको भेज सकते हैं, और क्योंकि इसमें प्रोपेलर लगा हुआ, ये देखिए जी, इसका मतलब है लॉइटर कर सकता है, यानी कि एक जगह हेलीकॉप्टर की तरह ऐसे पड़ा रहेगा। जब आपने उसको आदेश दिया तब जाके इसने हमला किया, तो इस सेंस में बहुत घातक। थोड़ा सा और समझाइए कि एक बिल्कुल उनके कमांड के ऊपर पहुंच गया, जहां पे टारगेट करना है वहां पर ऊपर है। यानी कि अगर आपको डिसीजन मेकिंग में वक्त लगता है बिल्कुल, तो ये आपके लिए इंतजार करेगा। मतलब ये है कि अगर आपने देखा कि टारगेट जिसको हमने टारगेट करना है वो वहां पर नहीं पहुंचा तो हवा में। आपने कहावत सुनी है, मौत को मंडराना, मौत मंडरा रही है, मौत मंडरा रही है। ये मंडराने वाले प्रोपेलर हैं, ये मंडराते हैं मौत को, तो इसलिए इसको घातक बनाते हैं। जी बिल्कुल। आपने कहा कि सस्ता है, इसका मतलब ये कहा जाए कि इसका इस्तेमाल ज्यादा होता है, और कितना घातक है? एक बड़ी बिल्डिंग को अकेला तबाह कर देगा? नहीं, बड़ी बिल्डिंग को, ये देखिए, ये जो होते हैं ज्यादातर ये जैसे 3 किलो का है जी, तो ये बिल्डिंग को नहीं, हाँ स्ट्रक्चर में दरार लगा सकता है, लेकिन ये ज्यादातर एंटी पर्सनल होते हैं या किसी गाड़ी में मार दिया। एंटी पर्सनल मतलब फौजी हैं, वहां पे 8-10 फौजी हैं, आपने बीच में जाके इसको फाड़ दिया तो 8-10 फौजी खत्म हो गए। या कोई गाड़ी जा रही है सॉफ्ट टॉप, कोई एसयूवी जा रही है, आपने उसके ऊपर डाल दिया, सॉफ्ट टारगेट्स के ऊपर डाल दिया। क्या इससे किसी सॉलिड बख्तरबंद गाड़ी को ज्यादा फर्क पड़ेगा? आई डोंट थिंक सो। और दूसरी चीज है कि क्या कोई पूरी बिल्डिंग आप इससे तबाह कर सकते हैं? आई डोंट थिंक सो।
चलिए फिर भी घातक है और जी, बिल्कुल, टारगेट बिल्कुल किस तरह से किया जा सकता है उसके साथ जरूर जुड़ा हुआ है। और मैं बात कर रहा हूं इसी 3 किलो की किलिंग मशीन के ऊपर। आप इस चीज को भी समझिए कि अगर 3 किलो की एक कोई एसयूवी के ऊपर गिरती है जो बुलेट प्रूफ नहीं है या फिर बख्तरबंद नहीं है तो फिर उसमें नहीं, बुलेट प्रूफ है, उसको भी निपटा देगा ये, उसको भी निपटा देगा क्योंकि वो बॉम्ब प्रूफ नहीं है, वो बुलेट प्रूफ जी बिल्कुल जी हाँ, उसको भी मार देगा ये। हाँ। और ये क्यों मैं बता रहा हूं, जैसे हवर कर रही है जी 3 किलो का इसमें हाई एक्सप्लोसिव है, विच इज अ लॉट, बहुत है, पूरी की पूरी दीवार गिरा देता है 3 किलो का एक्सप्लोसिव। पूरी बिल्डिंग को फिर न तबाह कर पाए लेकिन दीवार गिरा देगा, बहुत घातक है, एंटी पर्सनल तो बहुत ज्यादा घातक है। और ये हवर कर सकता है, ये ऊपर रुका हुआ है जी। आप बताइए आपको कब कन्वीनियंट है, एक बटन दबाइए तो उसी टाइम ये अपना काम कर देगा। अपना काम करके खत्म करके वापस। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके ऊपर हमने इसलिए भी नजर डाली कि किस तरह से किन हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है। कमांड सेंटर में एक और बड़ी खबर का मैं रुख करूंगा और बात हो रही है वार पलटवार की। हमने कुछ समय पहले आपको दिखाया किस तरह से इजराइल ने अटैक किया, दिखाया कौन से हथियारों का इस्तेमाल इजराइल कर रहा है, लेकिन इस बीच ईरान की भी बात होनी जरूरी है। और बड़ी खबर इस समय, ईरान ने इजराइल पर हमले तेज किए हैं। तेल अवीव रिहायशी इलाके में मिसाइल दागी गई है और इसका सीधा मतलब है कि वार पलटवार पूरे दम से दोनों एक दूसरे के ऊपर कर रहे हैं। मेजर गौरव हमारे साथ हैं, मेजर गौरव आर्या, उनसे भी बात करेंगे। और यह बड़ा हमला एक तरह से माना जा रहा है। जी बिल्कुल, देखिए हमला बहुत बड़ा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन इससे नुकसान क्या हो रहा है मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आया। जी आप युद्ध में क्या चाहते हैं, या तो आप मिलिट्री टारगेट बर्बाद करें या आप इजराइल की लीडरशिप को टेक आउट करें। इजराइल के आप ना किसी को जनरल मार पाए, ना किसी पॉलिटिशियन को मार पाए, ना किसी लीडर को मार पाए, तो आप ये खाली बिल्डिंगों में मिसाइल मार के क्या अचीव कर रहे हैं। हाँ, आपने नुकसान पहुंचाया, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई शक नहीं है। लेकिन अगर कोई बोले कि इससे इजराइल हिल गया या इजराइल में तख्ता पलट हो जाएगा, मुझे लगता है ये सब झूठी बातें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन सवाल यह है फिर किया क्यों जा रहा है? क्या इस जंग को लंबा खींचने की कोशिश है और वही कोशिश आगे देखिए जो बेस्ट कर सकता है ईरान वो कर रहा है। ईरान के पास वो टेक्नोलॉजी ही नहीं है गौरव, मैं आपको जिम्मेदारी के साथ बताता हूं, जो स्पेसिफिक मारे। देखिए मैं साफ सीधी बात कहता हूं, लेट्स टॉक फैक्ट्स, फैक्ट पे बातें करते हैं, ठीक है, जो हकायक है। पहली चीज, ईरान को यह पता था, सॉरी माफ कीजिएगा, इजराइल को यह पता था कि खमेनेई कहां बैठा है, उसने वहीं पे मिसाइल मारी। मैं कह रहा हूं कि ईरान को क्यों नहीं पता कि नेतन्याहू कहां बैठा है, सबसे बड़ी बात। में दावा उन्होंने किया ना नेतन्याहू को लेकर भी, नहीं जो भी उन्होंने दावा करा, एंड में बात यह कि नेतन्याहू जिंदा है। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि ये इंटेलिजेंस बेस्ड टारगेटिंग नहीं है। आपने किसी रैंडम घर के अंदर मिसाइल मार दी, आपने कहा हाँ ईरान लड़ रहा है मजबूती से, इसमें किसी को डाउट नहीं है, किसी को शक नहीं है। लेकिन आपने घरों के बीच में, चलती हुई सिविलियन गाड़ी के बीच में, ये सब आप करिए, बिल्कुल ठीक है, लड़ाई आप कर रहे हैं, लेकिन आपने अचीव क्या किया, मैं ये जानना चाहता हूं। आपने इजराइल को, इजराइल की सरकार को, इजराइल की फौज को, कौन सा ऐसा बड़ा जनरल है इजराइल का जिसको आपने बोला कि हमें पता लगा था गाड़ी में जा रहा है, ऊपर से हमने हमारी मिसाइल उसको उड़ा दिया। एक का नाम बताइए, 1 महीना हो गया, एक का नाम बताइए। ठीक है, फौजी हैं, सिपाही है, कहीं पे डेबरी हुआ, कहीं पे ड्रोन गिरा, किसी की डेथ हुई है अनफॉर्चुनेटली, वो अलग बात है, नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। आपने कौन सा स्ट्रेटेजिक टारगेट, हाँ एक था जो हाइफा पे वार करा है, वो मैं मानता हूं, ये ईरान ने जो काम करा है, हाइफा रिफाइनरी पे जो अटैक करा है, दैट वाज वन बिग अटैक। और एक दो मोसाद के हेडक्वार्टर में दाएं बाएं जो उसने अटैक करा है, लेकिन लीडरशिप इजराइल की सलामत है। आज की तारीख में मुश्तबा खमेनी का पता नहीं है वो कहां है। ठीक है, चलिए मैं इसके ऊपर बात करूंगा, लेकिन आगे बढ़ते हैं और आपको सीधा लिए चलते हैं हमारे दर्शकों को इजराइल। हमारे साथ रिफत अब्दुल्ला हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। रिफत, जो रेजिडेंशियल इलाके हैं, तेल अवीव के रिहायशी इलाके, उनको टारगेट किया जा रहा है। पहले भी हम तस्वीरें देख चुके हैं किस तरह से कारों को हमला किया गया था। थोड़ी सी स्थिति बताइए, अब टारगेट रिहायशी इलाके ही हैं या नजदीक कोई और ऐसी बिल्डिंग्स हैं या फिर आईडीएफ की कोई बिल्डिंग है या इजराइल के कोई ठिकाने हैं जिनको टारगेट किया जा रहा है? मैं बेसिकली ये समझना चाह रहा हूं, दर्शक समझना चाह रहे होंगे कि इस समय ईरान का मेन टारगेट है कौन? देखिए, जिस तरीके से मेजर गौरव आर्या बता रहे थे, हालांकि ये बात सही है कि यहाँ पे किसी टॉप लीडर को नहीं मारा गया, लेकिन एयरपोर्ट पे भी हमले हुए, वहाँ पे प्राइवेट 3 विमान तबाह हो गए, 2 रेलवे स्टेशन को निशाना बनाया गया, तेल रिफाइनरी को निशाना बनाया गया और केमिकल प्लांट जो बेरशेवा में है उसको निशाना बनाया गया। लेकिन जिस तरीके से ये स्पेसिफिक टारगेट्स की बात करते हैं, वो नॉर्मली क्या होता है कि ड्रोन बेस्ड ऑपरेशंस होते हैं जो लेबनान में होते हैं और ईरान में होते हैं, क्योंकि वो एयरफोर्स की तरफ से किए जाते हैं। जब फाइटर जेट्स अंदर घुसते हैं तो उसके बाद प्रिसिशन टारगेट्स होते हैं, क्योंकि मिसाइल को कहीं पे भी गाइड किया जाता है। ये बैलिस्टिक मिसाइल जो है गाइडेड होते हैं, कोई लोकेशन फिक्स की जाती है, फिर वहां पे क्या होगा ये उतना प्रिसिशन नहीं हो सकता है उसमें, खासतौर से तब जब एयर डिफेंस सिस्टम मजबूत हो। देखिए यहाँ पे थार्ड भी लगा हुआ है, डेविड स्लिंग भी लगा हुआ है,
एरो 3 भी लगा हुआ है, और शॉर्ट रेंज के लिए आयरन डोम की बात की जा रही है सब जगह। आयरन डोम फिर सिर्फ शॉर्ट रेंज मिसाइल्स के लिए लगता है, लेकिन यहाँ पे जो ये बड़े मिसाइल्स रोक रहे हैं, वो थार्ड रोक रहा है, वो एरो 3 रोक रहा है, वो डेविड सिलिंग रोक रहा है। तो यहाँ पे एयर डिफेंस सिस्टम स्ट्रांग है, इसी वजह से हर जगह पे नुकसान नहीं हो पा रहा है। अगर उन्होंने टारगेट भी किसी लोकेशन पे किया होगा तो इस बात को मैं मानता हूं कि यहाँ पे उस तरीके से नुकसान नहीं हो रहा है, लेकिन जरूर परेशानी है इसराइल में भी, क्योंकि तकरीबन अभी तक 7-8 हजार लोग जो हैं वो बेघर हो चुके हैं, तकरीबन 7,000 लोग घायल हो चुके हैं, 15 से 20 लोग मारे जा चुके हैं। लेकिन लेबनान में लगातार हिजबुल्लाह, तो चलिए आप ये कह रहे हैं कि अटैक तो अलग अलग जगहों पर हो रहा है, वो स्थिति भी हम आपसे समझने की आपसे कोशिश की है। रिफत शुक्रिया, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप नजर बनाए रखिए, बहुत सारी तस्वीरें, बहुत सारी वहां की स्थिति रिफत लगातार हमारे तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन इस बीच में जो गौर बारिया एक बड़ी खबर आ रही है, मैं उसका रुख करता हूं। ईरान और अमेरिका के बीच जारी तनाव अब नए मोड़ पर पहुंच गया है। जी हां, मिसाइल और ड्रोन से आगे बढ़कर अब टेक्नोलॉजी कंपनियां भी टारगेट के ऊपर हैं। ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने 18 अमेरिकी कंपनियों की लिस्ट जारी कर दी है जिनको हमले की चेतावनी दी गई। अरब युद्ध में 5वीं जनरेशन वॉर। डेटा पर डिजिटल स्ट्राइक, टारगेट पर टेक कंपनियां। पहले मैदान, फिर हवा, उसके बाद समंदर। अब डेटा पर डिजिटल स्ट्राइक का खुलकर ऐलान हो गया है। टेक्नोलॉजी कंपनियां सीधे ईरान के निशाने पर आ गई हैं। IRGC ने माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, एप्पल, टेस्ला और बोइंग जैसी 15 से ज्यादा अमेरिकी कंपनियों को चेतावनी दी है। कहा गया है कि अगर ईरान पर हमले जारी रहे तो इन कंपनियों के ठिकानों को तबाह कर दिया जाएगा। यानी 5th जनरेशन वॉर अब और भीषण होने जा रहा है, जिसकी असली ताकत डेटा, AI और साइबर कंट्रोल है। उधर अमेरिका और इजराइल पहले ही ईरान पर सटीक हमले करने के लिए डेटा और AI का इस्तेमाल कर रहे हैं। ईरान के लीडर और ठिकानों पर सटीक निशाना लगाने के लिए सुपर कंप्यूटर और AI की मदद ली जा रही है। IRGC issues a warning that they will target 18 U.S. technology companies if the U.S. continues targeted assassinations of Iranian leaders beginning on April 1st. Those companies included NVIDIA, Apple, Microsoft. Most of those people are dead already. इस बीच इजराइल अब ईरान की इकोनॉमी को टारगेट कर रहा है। टूरिज्म, बैंकिंग और इंडस्ट्री पर हमले तेज हो चुके हैं। यानी साफ है, अब ये जंग सिर्फ बॉर्डर की नहीं, बल्कि सर्वर, नेटवर्क और AI जैसे टूल्स की हाइब्रिड जंग बन चुकी है, जहां हर मोबाइल, हर सर्वर और हर डेटा सेंटर एक रणभूमि बन चुका है। तो क्या ये जंग एक नया रूप ले लेगी? जिस तरह से टारगेट करने की चेतावनी दी गई है, मैं कुछ तथ्य आपके सामने रखूंगा और मेजर गौरवारे से बात करेंगे। क्या वाकई ये अगला पड़ाव इस जंग का आ चुका है? और क्या अगर ऐसा कोई टारगेट निशाना बनाया जाता है तो फिर वो बहुत भयानक होगा? टारगेट क्यों है, कुछ ग्राफिक के जरिए समझते हैं। टारगेट पर टेक कंपनियां क्यों हैं, समझिए। अमेरिका की मदद करने का आरोप है कि अमेरिका की मदद की जा रही है इनकी तरफ से। यूएस मिलिट्री से कनेक्शन का भी आरोप है। और किस तरह से मदद कर रहे हैं कि टारगेट किलिंग हमलों में मदद की जा रही है। इनके पास जो AI डेटा है उसका पूरा इस्तेमाल किया जा रहा है इस जंग के बीच में। डेफिनेटली हो रहा होगा कहीं ना कहीं। निगरानी सिस्टम का भी इस्तेमाल इन कंपनियों के जरिए जो किया जा रहा है, अमेरिका उससे मदद ले रहा है और टारगेट कर रहा है। आप सहमत है इन कंपनियों को टारगेट करने वाली चेतावनी? मैं ये भी जानना चाह रहा हूं कि कहां पर टारगेट करेंगे, कौन सी जगह पर, कैसे टारगेट करेंगे, क्या लग रहा है आपको? ये देखिए, इसके 2-3 पहलू हैं। मैं आपको एक एक करके समझाता हूं। सबसे बड़ा पहलू ये है कि भाई ये जो टारगेट कर रहे हैं, ये मिडिल ईस्ट में जो इनके हेडक्वार्टर हैं, जो इनके ऑफिसेज हैं, उसको टारगेट करेंगे। ठीक है। दूसरी चीज, लोन वुल्फ ऑपरेशंस ये अमेरिका के अंदर करवा सकते हैं, जो इन्होंने बोला था, बहुत पहले हमने डिस्कस करा था स्लीपर सेल्स के बारे में। बिल्कुल। और तीसरी चीज, अगर इनको इतनी, ईरानियों को इतनी जिसको कहते हैं कि परेशानी है कि साहब आप अमेरिका की मदद कर रहे हैं और ये अमेरिका, ये बेसिकली कुछ नहीं है, ये अटैक करके इनके शेयर प्राइसेस, स्टॉक मार्केट में जो इनके शेयर प्राइसेस हैं उनको क्रैश करवाने के चक्कर में हैं। ये मैं आपको बात बता दूं। और अगर आपको इतनी मुसीबत है तो पूरा जो ईरानियन महकमा है, पूरी गवर्नमेंट है, ऑल ऑफ देम आर ऑन ट्विटर। ये लोग एक्स पे क्या कर रहे हैं?
ये लोग फेसबुक पे क्या कर रहे हैं? ये सारे तो सारे अमेरिकन प्लेटफॉर्म्स हैं। तो आप इसका फायदा क्यों उठा रहे हैं भाई? मैं ये जानना चाहता हूं। वहीं से तो खबरें दे रहे हैं अपनी जी, ये हो गया, हमने ये कर दिया, उन्होंने ये कर दिया। क्योंकि अगर सिर्फ ईरान और ईरान की टेक्नोलॉजी, ये चाइना की टेक्नोलॉजी दी हुई है, रशिया की नहीं। चाइना और रशिया की बात नहीं कर रहा। अगर आप सिर्फ ईरान की बात करें तो इनको अपना मैसेज पहुंचाने के लिए कबूतर का इस्तेमाल करना कुछ पड़ेगा। मैप के जरिए भी आपको दिखाते हैं किस तरह से खाड़ी के डेटा किंग जो हैं, कहां-कहां उनके सेंटर नजर आते हैं। जी। खाड़ी के डेटा किंग में अलग-अलग जगह है। कुवैत में 5 सेंटर है। थोड़ा रोकना पड़ेगा आपको, ग्राफिक यही रोकिएगा प्लीज। जी बिल्कुल। तो अलग-अलग देशों में इस समय किस तरह की स्थिति है? एक बार इजराइल में 66 हैं सेंटर, डेटा सेंटर, और कुवैत में 5 हैं, बहरीन में भी है 8, कतर में है 11, सऊदी अरब में बहुत बड़ा देश है, 11 डेटा सेंटर है। यूएई टेक्नोलॉजी में बहुत आगे अपने आप को देखता है, यूएई 57 है, और ओमान में भी 16 डेटा सेंटर है। जी। तो ये पूरी कहीं ना कहीं चीजें निकाल कर दे रहे होंगे इन देशों को भी, और अमेरिका को भी इसका फायदा पहुंच तो रहा होगा ना? जी बिल्कुल पहुंच रहा है ना फायदा? जी बिल्कुल। तो फिर तो ईरान ठीक बोल रहा है कि आप मदद कर रहे हैं उनकी। नहीं, देखिए बात यह है ना कि ये कंपनियां अमेरिकन हैं। आप अगर इन पे अटैक कर भी देंगे तो क्या होगा? जैसे ओमान का डेटा सेंटर है, ओमान का डेटा सेंटर सिर्फ ओमान का डेटा सेंटर नहीं है। अगर आप यहां पे डेटा सेंटर तबाह करेंगे, जैसे ही इनके कंप्यूटर को पता लगा कि हमला होने वाला है, सारे के सारे जितनी भी इंफॉर्मेशन है, हो सकता है वहां से इजराइल चली जाए। हर एक डेटा सेंटर का बैकअप होता है। तो डेटा सेंटर ऐसा नहीं है, तो हो सकता है अमेरिका में भी हो उनका सर्वर। बिल्कुल हो सकता है कि ओमान का बैकअप इंडिया में हो। तो आप देखिए, आप कुछ नहीं कर सकते इस चीज का। ये सिर्फ ऐसा है, ये गीदड़ बक्कियां हैं। मैं कह रहा हूं आपने मिसाइल मार दी, यहां पे आपने यूएई के 57 डेटा सेंटर है, आपने 20 तबाह कर दिए। जी। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है आपका? आपने तबाह कर दिए। ऐसा तो नहीं कि इंफॉर्मेशन तबाह हो गई, इंफॉर्मेशन तबाह हो गई, ऐसा तो नहीं है। बात यह है कि फिर पीछे हट जाएंगे। जी। डेटा देखिए, डेटा अगर आपको मारना है तो आपको डेटा मारना पड़ेगा। डेटा सेंटर को मार के आप डेटा नहीं मार सकते। लेकिन ये एक पैनिक वाली सिचुएशन तो जरूर आ जाएगी जिस तरह से हो रहा है। हाँ, वही कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। चलिए मैं थोड़ा सा अपनी टीम को कहूंगा कि हाइब्रिड वॉरफेयर क्या है वो भी थोड़ा सा दिखाइए एक बार ग्राफिक के जरिए। जी आ चुका है, हाइब्रिड वॉरफेयर का जिक्र कर रहे हैं। ये 5 पॉइंट हमने रखने की कोशिश की है। मेजर गौरव आर्या जी, आप पारंपरिक युद्ध हो, प्रॉक्सी वॉर हो, प्रॉक्सी हमले हो, आर्थिक चोट हो, इंफॉर्मेशन वॉर हो या साइबर अटैक हो, जी थोड़ा समझाइए सबसे घातक या सबसे चुनौतीपूर्ण कौन सा ये हाइब्रिड वॉरफेयर यानी कि मिलीजुली लड़ाई। जी, अगर हम 3 वॉरफेयर स्ट्रेटजी की बात करें जो चाइना की होती है, उसमें मीडिया वॉरफेयर, प्रोपेगेंडा वॉरफेयर, लीगल वॉरफेयर, जी ये सारी की सारी चीजें होती हैं। ये जो आपने बताया आर्थिक चोट, ये जो कह रहे हैं हम माइक्रोसॉफ्ट या एप्पल को अटैक करेंगे, क्या है? ये आर्थिक चोट है। हम हॉर्मुज को ब्लॉक कर देंगे, क्या है? ये आर्थिक चोट, बिल्कुल आर्थिक चोट है। प्रॉक्सी हमले, हमास, हिजबुल्लाह, हुथी, ये क्या है? प्रॉक्सी। पारंपरिक युद्ध, रॉकेट से फायर करेंगे, मिसाइल, ड्रोन, पारंपरिक युद्ध। साइबर अटैक, हैक कर दिया, खबर आती है इसका हैक कर दिया, पूरा मामला हैक कर दिया, साइबर अटैक। इंफॉर्मेशन वॉर जो डोनाल्ड ट्रंप खेल रहा है, मैं शांति की ओर जा रहा हूं, चलो हाथ मिलाएं, चलो गले मिलें, वहां पे 15,000 मरीन तैयार हैं हमला करने के लिए। ये सब चीजें होती हैं। लेकिन क्या ये ईरान भी यही कर रहा है? तब यही करते हैं। तब यही मैं समझना चाह रहा हूं ना कि जो आर्थिक चोट है वो समझ आ रहा है कि आपने कोई शिप को टारगेट कर दिया या कोई टारगेट कर दिया। देखिए साइबर अटैक में ईरान कहां है? देखिए जहां एक तरफ अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनियों को टारगेट करने की बात है, लेकिन साइबर अटैक में तो पिछड़ गया। जी, प्रॉक्सी हमले को छोड़ के जी बाकी सारी की सारी चीजें जो हैं, यह भारत भी करता है, अमेरिका भी करता है, चाइना भी करता है। सिर्फ पाकिस्तान और ईरान 2 ऐसे देश हैं जिनके प्रॉक्सीज हैं। किसी का हुथी और हमास, हिजबुल्लाह है, किसी का लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद है। बाकी सारी की सारी चीजें हैं। दिस इज पार्ट ऑफ हाइब्रिड वॉरफेयर। सब करते हैं और उसका असर नजर आता है। लेकिन सवाल यही है कि क्या इस हाइब्रिड वॉर की वजह से ये वॉर और भी भयानक हो चुकी है? इनके ऊपर हम बात करेंगे, लेकिन इस बीच जो हमने प्रॉक्सी वॉर का जिक्र किया है, क्या वो भी प्रॉक्सी वॉर उस तरीके से ही जो ईरान लड़ रहा है उसको जीत की तरफ लेकर जा सकता है? ये एक बड़ा सवाल जरूर है। इस बीच हम रुक रहे हैं एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे जंग में शिया वर्सेस सुन्नी की पूरी कहानी क्या है, जो मैं शुरुआत में बात की थी ना कि क्या वर्चस्व का मुद्दा है और लड़ाई की वजह यह है। कमांड सेंटर में अब वक्त है मेजर गौरव आर्या से आज के एपिसोड का एक फाइनल कमेंट लेने का। बड़ी खबर क्या, सबसे नजर किस पर रहनी चाहिए? सबसे बड़ी खबर यह है और नजर इस पर रहनी चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप कहते क्या हैं, सोचते क्या हैं और करते क्या हैं। बात करते हैं शांति की, बात करते हैं हाथ मिलाने की, गले मिलने की, लेकिन वहां पे अपनी पूरी फौजें तैयार करके रखी हैं कि मौका मिलते ही हमला कर दूं। ये आज की सबसे बड़ी खबर है गौरव, सबसे बड़ी खबर है जिसके ऊपर नजर रहेगी। और इस समय की बड़ी खबर यह है कि हाइफा पर हुए हमले का वीडियो जारी कर दिया गया है। हाइफा पर हमले का नया वीडियो हिजबुल्लाह ने
जारी किया है। यह अहम और बड़ी खबर इसलिए है क्योंकि पहले टारगेट किया गया और उसके बाद अब वीडियो जारी हुआ। एक बड़ी खबर इस समय आ रही है, उसका रुख करेंगे। मध्यस्थता के लिए अब एक और नाम, और नाम है तालिबान का। तालिबान की तरफ से भी पेशकश कर दी गई है। यूएस से ईरान को काबुल आने का न्योता दिया गया है। अफगानिस्तान की तरफ से बयान जारी किया गया कि हम मध्यस्थता के लिए तैयार हैं। मेजर गौरव आर्या, एक और नाम, नहीं लंबी होती जा रही है। नहीं, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है कि तालिबान ने बीच में बोला है कि हम करेंगे। कम से कम जी तालिबान वाले हैं, वो जैसे भी हैं, उनका मुल्क गरीब है, उनके 10 परेशानियां, लेकिन धोखेबाज नहीं है वो। तालिबान धोखेबाज नहीं। अगर तालिबान कहते हैं हम करेंगे साफ दिल से, तो तालिबान करेंगे। आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान पर भरोसा मत कीजिए, उधर चले जाइए। जो पाकिस्तान पर भरोसा करेगा वो धोखा खाएगा। जी चलिए आगे बढ़ते हैं। ईरान में जंग चल रही है, जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। ईरान में जंग चल रही है, लेकिन कहा जा रहा है इसकी जड़ें सालों पुरानी हैं, क्योंकि असली लड़ाई शिया और सुन्नी की है, वर्चस्व की है, और इसी वजह से पूरा पश्चिम एशिया जंग की आग में झुलस रहा है। ईरान की जंग में केवल ईरान और इजराइल ही नहीं, बल्कि पूरा पश्चिम एशिया जल रहा है। सऊदी अरब सुलग रहा है, दुबई दहल रहा है और कुवैत पर कहर बरप रहा है। हैरानी की बात यह है कि पश्चिम एशिया में फैली यह लड़ाई जैसी दिख रही है, वैसी है नहीं, क्योंकि सच्चाई कुछ और ही है। इसे समझने के लिए जंग के मौजूदा कारणों से आगे बढ़कर देखना होगा और उस साए पर नजर डालनी होगी जो लंबे समय से पश्चिम एशिया पर मंडरा रहा है। और वो साया है शिया और सुन्नी की लड़ाई का, क्योंकि यह धार्मिक दुश्मनी की कोई सीधी सादी कहानी नहीं है, बल्कि यह सत्ता, वैधता, प्रभाव और अस्तित्व की कहानी है, जिसकी जड़ें 632 ईस्वी तक जाती हैं। यह वो वक्त था जब इस्लामी इतिहास हमेशा के लिए बदल गया, क्योंकि प्रोफेट मोहम्मद की मृत्यु के बाद जब नेतृत्व संभालने की बात आई, तब एक गुट का मानना था कि नेतृत्व आम सहमति से चुना जाना चाहिए, जबकि दूसरा गुट चाहता था कि सत्ता पैगंबर के परिवार के पास ही रहनी चाहिए। समय के साथ दोनों गुटों के बीच मतभेद गहरे होते गए। सुन्नी मुसलमानों ने सामूहिक नेतृत्व और विद्वानों द्वारा की गई व्याख्याओं पर जोर देना शुरू कर दिया, जबकि शिया मुसलमानों ने ईश्वरीय मार्गदर्शन प्राप्त इमामों की अवधारणा को समर्थन दिया। ईरान में 1979 की आयरानियन रेवोल्यूशन ने इस संघर्ष को और भड़का दिया और आग में घी डालने का काम किया। ईरान की इस क्रांति ने सिर्फ अपने देश की राजनीतिक व्यवस्था ही नहीं बदली, बल्कि पूरे क्षेत्र में संघर्ष का बीज बो दिया, क्योंकि ईरान ने शिया मुसलमानों की आवाज बनने का दावा किया, जिससे सुन्नी बहुल देशों, खासकर सऊदी अरब में खलबली मच गई। इस तरह पश्चिम एशिया में शिया और सुन्नी मुसलमानों के बीच संघर्ष छिड़ गया। ईरान और सऊदी अरब के बीच यह टकराव जल्द ही क्षेत्रीय राजनीति का सबसे अहम पहलू बन गया, जो इराक, सीरिया और यमन जैसे देशों में भी फैल गया। हमास, हुथीज, हिजबुल्लाह जैसे प्रॉक्सी ग्रुप इस लड़ाई का चेहरा बने, लेकिन इस बार ईरान ने इस लड़ाई को जगजाहिर कर दिया। इजराइल और अमेरिका से लड़ते लड़ते उसने खाड़ी के सुन्नी बहुल देशों को दहला कर रख दिया। तो ये वर्चस्व की लड़ाई है या वाकई तेल तक बात सीमित नहीं है? क्या ये पूरा मामला शिया वर्सेस सुन्नी का और उसकी वजह से ये जंग इतनी भयानक होती जा रही है? मेजर गौरव हमारे साथ हैं। पश्चिम एशिया में प्रमुख शिया बहुल देश कौन कौन से हैं? ईरान, लेबनान, यमन, इराक, बहरीन और अजरबैजान। एक बार तस्वीर आ जाएगी, मैप के जरिए मैं दिखा रहा हूं। पश्चिम एशिया में शिया बहुल देश कौन कौन से हैं? यमन, लेबनान ऊपर आ गया, इजराइल से बनती नहीं, अजरबैजान है, इराक है और ईरान है। मेजर गौरव जी, दो चीजें हैं। यमन की जो पॉपुलेशन है वो डिवाइडेड है। ठीक है। यमन में सुन्नी भी बहुत ज्यादा हैं और शिया भी हैं। जी। ईरान शिया मेजॉरिटी है। जी। इराक शिया मेजॉरिटी है। लेबनान के बारे में मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि हिजबुल्लाह है जी। वो एक्चुअली शिया ग्रुप है। हमास सुन्नी है जी, हिजबुल्लाह शिया है, और यस अजरबैजान ऑल्सो यहां पे भी मिक्स्ड है, पर लेकिन शिया काफी ज्यादा हैं। अगर हम शियाओं की बात करें जी, तो शियाइज्म का दुनिया में जो गढ़ है, बिल्कुल गढ़ है, वो ईरान है। ठीक है, वो ईरान है। बिल्कुल ईरान। एक और मैप दिखाता हूं और उसमें सुन्नी बहुल देश जो हैं उनको भी तस्वीर पर हम लेकर आएंगे मैप में। मैं अपनी टीम को कहूंगा कि अगर आप
ये दोनों मैप पूरी स्क्रीन के ऊपर लेकर आ पाए, एक तरफ शिया एक तरफ सुन्नी, अगर वो भी लेकर आ पाए। लेकिन उससे पहले सुन्नी बहुल देश कौन कौन से हैं उनके ऊपर नजर। तुर्की, सीरिया, जॉर्डन, कुवैत, सऊदी अरब, कतर, यूएई और ओमान। ओमान का आपने ऑलरेडी जिक्र किया था। जी जी। ओमान एक, और यहाँ पे यमन जो है, यमन में भी अच्छा खासा मिक्स है पॉपुलेशन, मतलब दोनों शिया भी हैं सुन्नी भी। जी बिल्कुल जी बिल्कुल जी बिल्कुल जी। दोनों अगर आ पाए, अगर पॉसिबल हो दोनों हम स्क्रीन के ऊपर दिखा पाए। आज हम इसके ऊपर इसलिए भी बात कर रहे हैं क्योंकि आप समझिए ये मुद्दा इस तरह से बड़ा है क्योंकि शिया वर्सेस सुन्नी एक बहुत पुराना मामला, या कहिए कि बहुत लंबे सदियों से चलता आ रहा मामला है। क्या जंग की असली वजह यह है? मेजर गौरव आर्य, जंग की असली वजह यह नहीं है। जंग की असली वजह तो यह है कि यहां पे इजराइल और ईरान के पीछे लड़ाई चल रही है, उसमें अमेरिका भी शामिल है। और जंग की असली वजह यह भी है कि जिस तरीके से ईरान महसूस करता है, इजराइल महसूस करता है, वो अपनी एक जियोपॉलिटिकल या लोकल पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं। लेकिन अगर हम ये कहें कि शिया और सुन्नी की जंग है, तो इसमें अमेरिका और इजराइल क्या कर रहे हैं? अमेरिका और इजराइल ना शिया ना सुन्नी, अमेरिका ना शिया है सुन्नी, एक ईसाई देश है, एक यहूदी देश है। और आप ये देखिए, ये जो मार पड़ रही है एक तरफ पड़ रही है, एक शिया देश है, बाकी सुन्नी देश आसपास सबको उसने निपटा रखा है। चलिए दोनों आ गए, दोनों आ गए, जिसका मैं जिक्र कर रहा था। जी थोड़ा सा समझाइए कि अगर जंग इस तरीके से नहीं लड़ी जा रही, आप कह रहे हैं शिया वर्सेस सुन्नी, जी, तो फिर आपस में इतनी इनकी तलखी क्यों है? वो चाहे सऊदी की ईरान के साथ हो, जो भी स्थिति बने। मैं आपको दो बातें बताता हूं। पहली चीज तो यह है कि यह शिया सुन्नी का एक फैक्टर है। ठीक है। अब यह मामला कहां से, लड़ाई ये 1400 साल पुराना मामला है। जब प्रॉफिट मोहम्मद की उनका देहांत हो गया, उनकी डेथ हो गई, तो प्रॉफिट मोहम्मद ने कोई अपना सक्सेसर नेम नहीं करा कि मेरे बाद मुसलमानों के ये लीडर रहेंगे, उन्होंने नहीं बताया। तो वहां पे एक ऐसा फैक्शन था जिसने बोला कि हजरत अली को हेड बनाया जाए, लेकिन नहीं हुआ, हजरत अबू बकर हेड बन गए। ठीक है। उसके बाद फिर बोला कि साहब उनकी डेथ के बाद हजरत अली को बनाया जाए, हजरत उमर बन गए जी, हजरत उस्मान बन गए, चौथे खलीफा जो बने वो बने हजरत अली। अच्छा, ये तो एक है सक्सेशन की लड़ाई। फिर हम आते हैं कुछ साल के बाद करबला, जहां पे प्रॉफिट मोहम्मद की पूरी फैमिली और 72 फैमिली मेंबर्स को यजीद ने वाइप आउट कर दिया था, खत्म कर दिया था। आपने देखा होगा कई जगह मुस्लिम्स जो वो चेन से मारते हैं, बिल्कुल पीठ पे, तो वो मातम है एक्चुअली। बिल्कुल वो याद कर रहे हैं कि करबला में क्या हुआ था, और बड़ी खौफनाक लड़ाई हुई थी करबला में, बहुत ज्यादा खौफनाक लड़ाई हुई थी। और वहां पे बड़ी बहादुरी के साथ शेरों के जैसे लड़े, लेकिन वो 72 थे और उनके सामने हजारों की फौज थी दुश्मन की। ये झगड़ा वहां से शुरू हुआ है। असल में आज की तारीख में जो हम कहते हैं, क्या ये पूरी लड़ाई मिडिल ईस्ट में है? क्या ये शिया सुन्नी की लड़ाई है? नहीं, क्योंकि असल में जो लड़ने वाले हैं उसमें से एक शिया है ईरान, बाकी एक यहूदी है, एक ईसाई देश है। पर हां, शिया सुन्नी का क्या फ्रैक्चर है? बहुत बड़ा फ्रैक्चर है। क्या ये मुद्दा है? बहुत बड़ा मुद्दा है। तो इस बीच अमेरिका की, अगर हम क्योंकि अमेरिका एक लॉजिक लेकर आ गया कि यूरेनियम आप परमाणु बना रहे हैं, न्यूक्लियर बना रहे हैं, इसलिए एंट्री हुई है। आज हमने इस टॉपिक को इसलिए भी डिस्कस करने की कोशिश की है कि थोड़ी सी पिक्चर क्लियर हो कि एग्जैक्टली मिडिल ईस्ट में हो क्या रहा है। मेरा अगला सवाल यह है, जो आपने ऑलरेडी बहुत तफसील से बता दिया है, क्या इनका इस जो शिया वर्सेस सुन्नी वाला है, इस जंग को आने वाले दिनों में प्रभावित करेगा? बिल्कुल करेगा, क्योंकि न्यूक्लियर से बात शुरू हुई थी, बिल्कुल कहीं और पॉइंट पर रही है कि ये जो सदियों पुरानी बात ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं, उसका असर 2026 की जंग में सीधी बात है। आलम इस्लाम का लीडर सऊदी अरब है जी, हरमैन शरीफ सऊदी अरब में है, मक्का मदीना सऊदी अरब में है जी। कौन लीडर बनेगा, कौन खलीफा बनेगा? पूरे 57 मुस्लिम कंट्रीज हैं जी, उनका बेताज बादशाह कौन होगा? आज की तारीख में सऊदी अरब है, और इनका तख्ता पलट करने के लिए ईरान शामिल, तुर्की भी चाहता है। ऑटोमन एम्पायर तुर्की का था, लेकिन अब बात यह हो गई है कि पूरी जो मुस्लिम स्ट्रीट है, देखिए मुस्लिम दुनिया में डेमोक्रेसी ना के बराबर है, एक दो होंगे जी, बाकी सारे के सारे कोई शेख है, कोई अमीर है, कोई मिलिट्री डिक्टेटर है, ऐसा फैलावा है। ठीक है। अब देखिए वो लोग तो, क्योंकि वहां पे डेमोक्रेसी नहीं है, मैं आपको 30 सेकंड में समझा देता हूं पूरा मामला। वहां पे साहब डेमोक्रेसी तो है नहीं कि चुनाव होते हैं, बिल्कुल चुनाव तो होते नहीं है। एक कोई खानदान राज कर रहा है पिछले 300 साल 200 साल से। अब हुआ यह है वहां पे असली बात कि लोगों की जो बात है, लोगों की बात सामने नहीं पहुंचती। लोग हैं प्रो ईरान, चाहे शिया सुन्नी वाला मामला हो। इवन इन पाकिस्तान, पाकिस्तान के हुक्मरान हैं वो प्रो अमेरिकन हैं, पाकिस्तान की आवाम प्रो ईरान है। आप ये बात समझिए। तो अगर इसमें अमेरिका यू टर्न लेके भाग जाता है वापस, तो फिर ईरान क्या बोलेगा कि पूरी मुस्लिम दुनिया में बाकी सब तो यहूदियों के साथ मिल गए, बाकी सब ईसाइयों के साथ मिल गए, कौन खड़ा रहा अमेरिका की आंखों में आंखें डाल के? सिर्फ ईरान।
ऐसा ईरान बोलेगा ठीक और है। पूरी दुनिया, मुस्लिम दुनिया, ईरान को अपना इस्लामिक दुनिया का लीडर एक्सेप्ट करेगी। इसीलिए सऊदी अरब फोन करके बोलता है कि मिसाइल मारो इनके। मिसाइल मारो, तो कहीं ना कहीं जो ट्रंप ने झांसा सऊदी अरब को भी दिया, जी। झांसा मैं कहूं, ठीक है, शब्द है? झांसा नहीं, ये जी। सारे के सारे एक थाली के चट्टे बट्टे जी। हैं। किसी ने किसी को झांसा नहीं दिया। सऊदी अरब को पता है कि सऊदी अरब के पास वो ताकत नहीं है कि वो ईरान को धुआं धुआं कर दे। सऊदी अरब को जरूरत है जी अमेरिका की, ठीक है, ठीक है। हाँ। सऊदी अरब को जरूरत है। और मैं आपको एक बात और बता दूं, अगर इनकी आवाम, इनको ये गारंटी हो जाए कि आवाम नहीं भड़केगी, नहीं भड़केगी, ये कल अमेरिका और इजराइल के साथ भी हाथ मिला ले, आवाम भड़क जाएगी। इसके डर के मारे कोई कुछ नहीं कर। चलिए इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करते हैं। ब्रिटिश मीडिया का ईरान में तख्ता पलट का दावा, क्या रिजीम चेंज हो गया? ये बहुत बड़ी खबर है इस समय। ईरान इंटरनेशनल वेबसाइट के ऊपर बहुत बड़ा दावा किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा है कि ईरान में आईआरजीसी ने तख्ता पलट कर दिया है। रिपोर्ट्स ये भी कह रही है कि ईरान का पूरा कंट्रोल अब आईआरजीसी के हाथ में चला गया है और पेजिक एशिया ने भी मुस्तबा से नहीं वो मिल पा रहे हैं। सुप्रीम लीडर बनने के बाद से सामने नहीं आए हैं मुस्तबा। क्या ये सच हो सकता है? देखिए, बिल्कुल सच हो सकता है। कारण यह है जी। कि आप जिस तरीके से हमले हो रहे हैं, जिस तरीके से रॉकेट और ड्रोन से फायरिंग हो रही है लगातार, जी। ये मामला आइडियोलॉजिकल है। ये मिलिट्री मामला से बहुत ऊपर चला गया है, आइडियोलॉजिकल है। मुश्तबा खमेनी को ना आपने देखा ना मैंने देखा। बिल्कुल। 28 फरवरी के बाद कहां है? अभी रशियन डिप्लोमेट का कुछ समय पहले बयान आया, कुछ घंटे पहले, जी। कि साहब मॉस्को में उसका इलाज चल रहा है। अब पता नहीं कौन सा इलाज चल रहा है, पैर में चोट लगी है। क्या एक वीडियो बना के दिखा सकते हैं कि मैं मॉस्को में हूं, मैं दुरुस्त हूं, मैं सही सलामत हूं? जी। आप फिक्र मत करिए, मैं वापस आऊंगा। हाँ, मैं जैसे 2 हफ्ते में वापस लौट रहा हूं। नेतन्याहू आकर बोल रहे हैं। हाँ, नेतन्याहू आया ना, हाँ। मुश्तबा खमेनी नहीं आया। तो लोगों को, आधे लोगों को तो यह शक है कि कहीं निपटना गया हो ये। रिजीम चेंज का मतलब यही चाहते थे ट्रंप, वो हो गया? नहीं हुआ। ट्रंप ये चाहते थे, ये ट्रंप के लिए और गड़बड़ हो गई है जी। क्योंकि आईआरजीसी बड़ी खौफनाक फोर्स है, वो आइडियोलॉजिकल फोर्स जी। है। आज की तारीख में पिज़ेश्कियां से बात करो, आज की तारीख में अरेक्ची से बात करो, जी। अगर मुश्तबा खमेनी जिंदा है तो उससे बात करो। आईआरजीसी में किससे बात करोगे? उसी का तो कासिम सुलेमानी आपने मार डाला है। बगदाद एयरपोर्ट के बाद आपने वहां पे प्रेडेटर ड्रोन से मारी हेलफायर मिसाइल, कासिम सुलेमानी को आपने जान से मार दिया कुछ साल पहले। भाई बिल्कुल। आप आईआरजीसी बात करने वाली फोर्स नहीं है। अगर ये खबर सच है तो, मुझे नहीं पता सच है कि झूठ है, लेकिन अगर ये खबर सच है, आईआरजीसी वो फोर्स नहीं है जो बात करेगी। फिर खून बहेगा यार, खून बहेगा। जी। तो इसका एक ये भी मतलब है कि जो बातचीत की बात चल रही थी कि आप पाकिस्तान में आइए, तुर्की में आइए, चीन में आइए, तालिबान के साथ बैठकर बात कीजिए, तो वो तो फिर ठंडे बस्ते में बात चली गई। ये इनको बात करनी नहीं आती है आईआरजीसी को। आईआरजीसी ने आज तक बात नहीं करी। जी। आईआरजीसी वो फौज है जो वहां के राष्ट्रपति को रिपोर्ट नहीं करती, वो सुप्रीम लीडर को रिपोर्ट करती है। और अगर तख्ता पलट हो गया है, जी। जैसा वो कह रहे हैं कि तख्ता पलट हो गया है, इसका मतलब ये चेक करवा लीजिए मुश्तबा खमेनी क्या हुआ, उसको जिंदा है कि निपट गया? आपको लग रहा है कि वो नहीं है? मुझे ऐसा डाउट अगर है। ये सच है आईआरजीसी का कंट्रोल वाली, हाँ। तो फिर खमेनी नहीं है। खमेनी नहीं है ठीक है। क्योंकि वो हाँ। लॉयल है खमेनी के। चलिए देखिए, हम बात कर रहे थे शिया वर्सेस सुन्नी की और इस बीच ये बड़ा अपडेट आ गया। हालांकि ये मीडिया रिपोर्ट्स का दावा है, लेकिन एक बार फिर से मैप आ जाएगा। अब क्या इसका असर होगा शिया वर्सेस सुन्नी के ऊपर अगर ये पोजीशन बनती है, आईआरजीसी के हाथ में ईरान का कंट्रोल चला जाता है तो? अगर आईआरजीसी के हाथ में जी। ईरान का कंट्रोल चला गया, फिर अगर आपको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलना है, जी। फिर आप बातचीत से नहीं खोल सकते। जो अभी तक बात चल रही थी कि ये हरमुज है, एक काम करते हैं टोल दे दो, एक काम करते हैं हाथ मिला लो, एक काम करते हैं बैठ के बातचीत कर लो। आईआरजीसी का रिकॉर्ड बातचीत करने का नहीं है। आईआरजीसी की कलमे वाली उंगली चलती है जिससे ट्रिगर दबता है। जी। ये वाली उंगली चलती है आईआरजीसी की। भाई ये हॉर्मुज का फिर आप बातचीत का दौर जो है, मतलब हॉर्मुज खोलना और भी मुश्किल हो जाएगा अगर आईआरजीसी पूरा कंट्रोल ले लेता है। वो हम भी मरेंगे तुम्हें भी ले डूबेंगे, ये वाला कॉन्सेप्ट है आईआरजीसी का। वो एक रेडिकलाइज्ड फोर्स है। देखिए, ट्रंप के दावों के बीच में ये जानना जरूर चाहता हूं, शिया वर्सेस सुन्नी के ऊपर वापस आता हूं। जी। इस जंग का अंजाम आप क्या देख रहे हैं? अगर 2-3 हफ्तों में ट्रंप जाने की बात कर रहे हैं, होगा नहीं होगा मुझे नहीं पता। अगर ट्रंप चले गए, देखिए जी। 2 सूरतें हो सकती हैं, या तो ट्रंप जाएं या ना जाएं। बिल्कुल। अगर जाएंगे तो क्या वो अपने ऑब्जेक्टिव मीट करेंगे, नहीं करेंगे? ठीक है। अगर ऑब्जेक्टिव ये है कि ईरान में तख्ता पलट हो गया जी। और ईरान में एक डेमोक्रेसी आ गई, जी। डेमोक्रेसी आ गई, जी। फिर उसके बाद सब ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं। चलिए एक और तस्वीर आ रही है, उसका रुख करते हैं। ईरान पर इजराइल के हमले के बीच जन से तबाही की तस्वीरें आई हैं।
और दावा है कि ईरान पर हुए हमले में एक इमारत बुरी तरह से तबाह हो गई है। और तस्वीर कुछ ही पलों में आपकी स्क्रीन के ऊपर, और तस्वीर मेरी स्क्रीन के ऊपर आ चुकी है, और उसके बाद तबाही की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से तबाही हुई है। पूरी इमारत नेस्तानाबूद हो गई है। लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं, जो मिल रहा है उठाकर लेकर जाने की लग रहा है कि शायद कोशिश है। तो ये तस्वीरें वहां से आ रही हैं। मेजर गौरव आर्या, मेरे को लगता है कि ऐसी तस्वीरें तो बहुत सारी होंगी। बहुत सारी हैं, लेकिन एक मैं आपको बात बता दूं जी, मुझे नहीं लगता किसी मीडिया वाले ने खींची है, ये किसी ने खींच के डाल रखी है तस्वीर जी। ये तस्वीर जेन्युइन है, लेकिन ये चोरी चुपके से डाली है किसी ने वीपीएन का इस्तेमाल करके, या फिर जानबूझ के डलवाई गई है तस्वीर ये दिखाने के लिए एक तरह से रिलीज करवाई गई। हाँ, ये हो सकता है, ये हो सकता है। ये मेरा एनालिसिस है कि जानबूझ के लीक करवा दी, जानबूझ, क्योंकि इंटरनेशनल मीडिया तो है नहीं, वो तो अलाउ कर नहीं रहे हैं, तो फिर ये तस्वीर कहां से आई? फिर इसका मतलब क्या है? ऐसी तस्वीरों से क्या मैसेज जा रहा है दुनिया कि साहब आप यहाँ पे गरीब लोगों को मार रहे हैं, मासूम लोगों को मार रहे हैं, ये मैसेज जा रहा है कि साहब यहाँ पे कोई फौज नहीं थी, यहाँ पे सिविलियन थे, कोई नमाज पढ़ने आया है, कोई शॉपिंग मॉल में शॉपिंग करने आया है, कोई बच्चों को लेकर आया, आपने मिसाइल मार दी, इतने लोग। आपको लग रहा है कि ईरान इंफॉर्मेशन वॉर में पिछड़ रहा है? नहीं, ईरान तो सबसे, पूरी दुनिया क्या कह रही है जी, आप ये देखिए ना, जो आपने बात बोली गौरव, कितनी इंपॉर्टेंट बात आपने बोली है। पूरी दुनिया क्या समझ रही है कि ईरान जीत रहा है जी, जबकि ये सच नहीं है, लेकिन पूरी दुनिया सोच रही है कि ईरान जीत रहा है। यही तो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बहुत सारी इजराइल से तस्वीरें आती हैं, जैसे वहां पर रिफत भी हमारे पास भेजते हैं, किसी कार के ऊपर आके बम गिर गया, किसी रिहायशी इलाके को टारगेट कर दिया गया। यहां पर तो एक तरह से इमेज ये बनाई गई कि ईरान जो भी फेंक रहा है रेजिडेंशियल इलाके को टारगेट कर रहा है, क्योंकि दूसरे तरफ की इंफॉर्मेशन ब्लॉक हो गई है। मैं वही कह रहा हूं, ये वीडियो आप 3 हफ्ते के बाद ऐसा देख रहे होंगे, उसका नतीजा है। जी नहीं, आप ये 3 हफ्ते के बाद ऐसा वीडियो देख रहे हैं। बिल्कुल। कहां किस शो में आया वीडियो कि साहब ईरान में बम गिर गए और इतने लोग मर गए और पूरी बिल्डिंग तबाह हो गई? ईरान ने तो दबा के रखा है मामला जी, और ईरान ने सबको ये बता दिया कि हम नहीं छोड़ेंगे। तो खबरें कहां से आ रही हैं? खबरें आ रही हैं सऊदी अरब में ये हो गया, यहां पे हो गया, जहां जहां से खबर आ सकती है आ रही हैं। ईरान से खबर आ नहीं सकती क्योंकि ईरान ने उसके ऊपर ढक्कन लगा रखा। अच्छा, आपको पिछले 24-72 घंटों में 48 या 72 घंटों में कुछ चेंजेस नजर आ रहे हैं। एक तस्वीर आपको याद होगी, हमने दिखाई थी कि हॉर्मुज में कुछ पत्रकारों को लेकर जाया जा रहा है। जी, और एक तस्वीर अब ये आ गई। 2 तस्वीरें पिछले 48 घंटों में सामने आई हैं, ये कुछ इशारा कर रही हैं। जी, यानी कि अब ईरान ये कह रहा है कि नेक्स्ट स्टेप पे हमें मीडिया का मैनेजमेंट करना है और मीडिया का इस्तेमाल करना है। जी, कहीं से उनका स्ट्रक्चर अंदर से चरमरा रहा है ईरान का, और इसी के साथ आप जोड़ सकते हैं अगर ये खबर जेन्युइन है कि आईआरजीसी ने टेक ओवर कर लिया। एक और बड़ी खबर आ रही है इस बीच, जंग के बीच ब्रिटेन का नया मोर्चा। ब्रिटेन ने 35 देशों की बैठक बुला ली है। हॉर्मुज को लेकर यह बैठक बुलाई गई है। हॉर्मुज इस समय पूरी दुनिया के केंद्र में है, दुनिया की चर्चा के केंद्र में है, और उसकी वजह है कि अगर हॉर्मुज बंद होता है तो फिर उसका असर बहुत दूर दूर तक पहुंचेगा। और इस बीच ब्रिटेन की तरफ से एक मीटिंग बुलाई गई है जिसमें 35 देशों को शामिल होने का न्योता दिया गया है, और इस मीटिंग में हॉर्मुज को लेकर यह चर्चा होगी कि हॉर्मुज कैसे खुलवाया जाए, हॉर्मुज कैसे नॉर्मल डेज की तरह ऑपरेट करे, कैसे यकीनी किया जाए, कैसे ये सुनिश्चित किया जाए। ये बहुत बड़ी खबर लग रही है। मुझे ये लग रहा है कि एक तो मोर्चा हो गया ना ये अमेरिका के खिलाफ, एक 35 देशों का, ब्रिटेन का एक मोर्चा हो गया अमेरिका के खिलाफ ही समझा जाए। जी, मुझे नहीं लगता कि अमेरिका के खिलाफ, लेकिन हाँ इतना हो सकता है कि वो कह रहे हैं कि साहब अमेरिका हमारे साथ नहीं है, अमेरिका धमकी दे रहा है कि नेटो से निकल जाओ, नेटो से निकल जाओ। अब ये जो 35 देश हैं, क्या इनमें से ज्यादातर नेटो के मेंबर्स हैं? ये देखने वाली बात है कि हैं कौन कौन से देश। जब पूरा ब्यौरा पता लगेगा तब जाके मैं कुछ बता पाऊंगा इसमें। तो आपको लग रहा है 35 देश सभी आ जाएंगे? अब देखिए, बुलाया तो है, अगर देश आ जाते हैं इसका मतलब क्या है? इसका सिर्फ एक मतलब है गौरव कि वो जो सारे के सारे देश हैं वो ये सोच रहे हैं कि अमेरिका के बिना अब रास्ता कैसे निकाले। और इधर मिडिल ईस्ट में जारी जंग लगातार नए और खतरनाक मोड़ ले रही है। आईआरजीसी ने धमकी देते हुए कहा है कि उनके नेताओं और परिवारों को निशाना बनाए जाने के बाद अब वो दुश्मन देश के नेताओं और उनके घरों को भी टारगेट करेंगे। ये अहम और बड़ी खबर भी है। आप चेतावनी कहिए या फिर आईआरजीसी की धमकी, यानी अब ये जंग परिवारों तक पहुंचती हुई नजर आ सकती है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करते हैं। बड़ी खबर है इजराइल के तेल अवीव में हमले का एक वीडियो सामने आया है। ईरान अटैक के बाद तेल अवीव में तबाही की तस्वीरें सब कुछ बयां कर रही हैं। लोग इधर उधर और गाड़ियों के साथ साथ सड़क पर किस तरह से आप कहिए कि अफरा तफरी लोगों में नजर आ रही है। और युद्ध के बीच से ये तस्वीरें, इजराइल पर हमले का जो वीडियो है, किस तरह से तबाही हुई है, उसकी कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कमांड सेंटर में अब वक्त है मेजर गौरव आर्या से आज के एपिसोड का एक फाइनल कमेंट लेने का।
बड़ी खबर क्या, सबसे नजर किस पर रहनी चाहिए? सबसे बड़ी खबर यह है और नजर इस पे रहनी चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप कहते क्या हैं, सोचते क्या हैं और करते क्या हैं। बात करते हैं शांति की, बात करते हैं हाथ मिलाने की, गले मिलने की, लेकिन वहां पे अपनी पूरी फौजें तैयार करके रखी हैं कि मौका मिलते ही हमला कर दूं। ये आज की सबसे बड़ी खबर है गौरव। सबसे बड़ी खबर है जिसके ऊपर नजर रहेगी।